Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल कंसेप्ट्स पे चल रहे हैं और किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम एनिमल्स पे, राइट। अभी जितने हमारे वीडियोस जा रहे हैं वो हमने काय पे बात की, अलग अलग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। वैसे तो हमने करंट अफेयर्स पे बात की, हमने स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पे बात की, हमने काहे पे बात की, और हमने बात की यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में, हमने बात की रिपब्लिक डे के बारे में, हमने बहुत सारी बातें की। तो आज भी उसी तरह की हम एक बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज उस मुद्दे पे जो कि आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा हुआ है और जो कि अभी बहुत जिसको कहते हैं ना गर्मा गर्म टॉपिक है, और सबसे ज़्यादा जिस पे ऐसा मुद्दा है जिस पे सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, और वो मुद्दा है क्या? अभी पेश हुआ है बजट 2022-2023 का। इस फाइनेंशियल ईयर का बजट आया है और ये जो है इसके ऊपर बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बजट के ऊपर। बजट नॉर्मली आम भाषा में जब हम बात करते हैं तो लोगों को बड़ी मुश्किल, बड़ी जिसको बोलते हैं ना टेक्निकल या जटिल चीज़ लगती है, राइट। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझ सकें। ओके, अब आप आईजीकेओ के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ सबके बारे में जानना है, पर आपको अगर ये मालूम होगा कि इंडिया एंड वर्ल्ड आपका एक सिलेबस का पार्ट है, राइट। और इंडिया में जब हम बजट की बात करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी इंपॉर्टेंस ना हो और आपको उसकी इंपॉर्टेंस ना पता हो। तो आज अपन फोकस करने वाले हैं उसी बात पर जो हर आम आदमी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी भी इससे इफेक्ट होता है, और कैसे इफेक्ट होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पहले मैग्नेट ब्रेन्स की। यहाँ पे हम जो पढ़ाई करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, राइट। आपको जैसे पता है मैग्नेट ब्रेन्स में हम किस तरह पढ़ाई करते हैं, हम केजी से लेके 12th तक का जो भी है पूरा सिलेबस पूरा कवर करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि 2 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए या 3 टॉपिक अपन ने पढ़ लिया उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि नहीं अब आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी है। आपको पूरा मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और फ्रीली एक्सेसिबल होता है। आप हमारी वेबसाइट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जो भी ज्ञान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। और आपको सिर्फ ये करना है एज अ स्टूडेंट, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन हम एक्सेस करा सकें, फ्री एजुकेशन हम पहुंचा सकें। और यही काफ़ी कुछ सेम लाइन में है, सेम अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह की एक पॉइंट जो है वो एजुकेशन की जब बात की जाए वो इस साल के बजट में भी है, राइट। तो अपन उसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बजट आपको मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में ना समझाऊं, मैं जितना सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा सकती हूँ मैं उतनी कोशिश करूंगी आपको बजट समझाने की, राइट। हम बहुत बड़े मोटे मोटे टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम सिंपल वे में बजट को समझने की कोशिश करेंगे जो कि 9th ग्रेड के हिसाब से, आपके हिसाब से आपको समझने की जितनी आवश्यकता है उतना, ठीक है। चलिए, अब जब हम बात कर रहे हैं की फीचर्स की बजट की, तो की फीचर्स 2022-23 का ये बजट है, राइट। अब जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी वित्त मंत्री हैं कौन, एक महिला है, उनका नाम है क्या? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट जो है वो पेश किया। पहले आपको मालूम होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये लेखा जोखा जो है वो इस तरह से दिखाया जा रहा है बही खाते के रूप में, है ना। पहले जब आपको अगर पहले का कभी का याद होगा, जब बजट पेश किया जाता था तो ब्रीफकेस आता था बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर का, और वो बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, बजट पेश करने जाने वाले होते थे पार्लियामेंट में, तो उससे पहले वो एक ब्रीफकेस होता था जो उनके हाथ में होता था और वो लेके चलते थे। आपको याद आया होगा कि जितने फाइनेंस मिनिस्टर पहले हुआ करते थे उनके हाथ में एक ब्रीफकेस हुआ करता था। ये जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको हमारी जो पुरानी, जो जिसको आप कहते हैं ना सभ्यता या प्राचीन, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उसको थोड़ा सा लाने की कोशिश की गई है। और अब जब बजट आता है, इस सरकार का जब बजट आता है तो वो आता है बिल्कुल इस तरह से बही खाते के तौर पर, और उस पर बना होता है हमारा नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बजट पेश किया जाता है। अब हम इसमें और बातें करते हैं। की फीचर्स की जब हम बात करते हैं हमारे बजट की, तो चलिए ये तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे कि जब हम गोल ऑफ अमृत काल की बात करते हैं। इस साल का जो बजट है उसको बोला गया है अमृत बजट, अमृतकाल बजट, ठीक है। अमृतकाल बजट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस साल आपको मालूम है, जब हमने करंट अफेयर्स का भी सेशन किया था तब आपको मालूम होगा कि हमने क्या बात की कि इस साल 75वां साल है हमारी इंडिपेंडेंस का, और इसको अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तो इस साल जो बजट आया है उसको भी अमृतकाल बजट कहा गया है। अब बजट के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई,
जब हमारी वित्त मंत्री ने जाके वो बजट पढ़ना शुरू किया, तो जैसे कि आपको मालूम है कि वो दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण भारत से हैं हमारे यहाँ, तो वो हिंदी में बजट नहीं पढ़ती, वो अंग्रेजी में बजट पढ़ती हैं। और उसके बाद जब उन्होंने बजट पढ़ना स्टार्ट किया तो इस बार का जो बजट था वो बहुत छोटा बजट माना जाता है। उनके करियर का भी सबसे छोटा बजट माना जाता है और वैसे भी काफ़ी छोटा बजट माना जाता है। अब जब हम बात करते हैं छोटे या बड़े की, राइट, जब हम कंपेरेटिव बात करते हैं तो कोई भी चीज़ छोटी कब होती है? जब हम उसको किसी बड़े से कंपेयर करते हैं, या कोई चीज़ बड़ी कब होती है? जब हम उसको किसी छोटे से कंपेयर करते हैं। तुलनात्मक होता है ना, कंपैरिजन की स्टडी होती है। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो इस बार का जो टोटल बजट था वो आप मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए कि 1.5 घंटे का था। 1.5 घंटे का बजट लोगों को बड़ा आश्चर्यजनक भी लगा कि भाई 1.5 घंटा कोई बहुत बड़ा टाइम तो होता नहीं। अगर आप पार्लियामेंट में सेशन सुनते हैं, अगर आपको आदत है, आपने देखा होगा, वैसे मुझे पता नहीं कि आपकी एज में आपको शौक है या नहीं है पार्लियामेंट के सेशन सुनने का, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर वो एक छोटी बहुत कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर कोई वो प्रस्तावना भी रखते हैं, कोई प्रस्ताव भी रखते हैं, किसी बात पर चर्चा भी करते हैं, तो भी वो बड़ी लंबी खिंच जाती है। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि भाई 1.5 घंटा, मात्र 1.5 घंटा, और उसमें पूरे देश का, इतने बड़े भारतवर्ष का बजट जो है, पूरे साल भर का लेखा जोखा जो है वो बता दिया गया। ठीक है, अब ये जो हमारी वित्त मंत्री थी, उनके हिसाब से भी उनका देखा जाए तो उनके करियर का, उनके जो, जिसको आप बोलते हैं कि उनके जो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उनके करियर का सबसे छोटा बजट था। ठीक है, वो टोटल बोली कितने दिन मिनट, टोटल अगर आप उसको बोलेंगे तो बोले 92 मिनट्स। 92 मिनट्स मतलब वही 1.5 घंटा तकरीबन, मोटा मोटा। और उसमें से भी A4 साइज के अगर आप पेजेस की बात करते हैं तो दे वर जस्ट हार्डली 29 पेजेस, 29 पेजेस के बजट के पेजेस रखी हुई थी वो, जिसपे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और 1.5 घंटे में उन्होंने पूरा पढ़ लिया। अब यही बजट अगर हम बात करते हैं कि पिछले साल, तो पिछले साल वो थोड़ा इससे लंबा बोली थी। इस बार 1.5 घंटा था, पिछली बार वो 1 घंटे 50 मिनट के तकरीबन बोली थी। और जो सबसे पहले उन्होंने दिया था वो बजट तो उन्होंने काफ़ी लंबा बोला था, तब तो उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट के आसपास बोला था, और वो भी वो पूरा नहीं बोल पाई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि बीच में उनकी होने लगी थी तबीयत खराब और फिर वो रुकना पड़ा था उन्हें। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो इस साल का बजट है वो बहुत ही कंसाइज और बहुत ही छोटा बजट था, बहुत ही जल्दी उन्होंने उसको पेश कर दिया। अब उसमें बहुत सारे कुछ बिंदु थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसपे बहुत सारी बातें भी की गई। अब बजट के साथ क्या होता है कि जब हम बात करते हैं हमारी कंट्री की, जब हम बात करते हैं, आपको मालूम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक राजा तो होता नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होती है, उनका पूरा मंत्रीगण होता है ना। तो जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने का जिम्मा एक व्यक्ति का होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन उसमें जो जिसके विचार विमर्श होता है, सोच होती है, वो शी इज अ स्पोक्स पर्सन। आप कह सकते हैं कि वो बनाया उनका अकेले का द्वारा नहीं जाता, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंट्री का बजट कोई एक अकेला आदमी बना भी नहीं सकता। बहुत सारे दिमाग, बहुत सारी इंटेलिजेंस, बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी मिनिस्ट्री की ताकत, मिनिस्ट्री की पढ़ाई, ब्यूरोक्रेसी, सबका दिमाग लगता है, तब जाके वो बजट जैसा बनता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अपने इनपुट होते हैं। जैसे आपने अगर सुना होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर उन्होंने बोला कि जब ये बात बोली, उन्होंने बड़ा सीना ठोक के उन्होंने ये बात बोली कि भाई इस बार हमने टैक्स जो है वो कम तो नहीं किया, क्योंकि आम आदमी के लिए टैक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने टैक्स कम तो नहीं किया, लेकिन हमने टैक्स बढ़ाया नहीं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड से की बहुत महामारी चल रही है और बहुत बड़ी मार लगी है इकोनॉमी को, और इकोनॉमी की तो कमर चरमरा गई है, इंडियन इकोनॉमी की भी कमर चरमरा गई है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की चरमरा गई है। वैसे ही हमारी भी जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री के सीधे सीधे निर्देश थे पिछले साल भी कि भाई महामारी के चलते हुए, पेंडेमिक के चलते हुए, कोरोना महामारी के चलते हुए आम आदमी के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं पड़ना चाहिए टैक्स का। तो हमने ना पिछले साल टैक्स बढ़ाए, और इसी साल इसी तरह के निर्देश फिर प्रधानमंत्री ने दिए, और इस साल भी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बात सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कोई एनोटेशन नहीं है, ये मैं किसी की कही सुनी बात आपको नहीं बोल रही हूँ, ये बात सीधे सीधे निर्मला जी ने बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, कि उनको ये जो उन्होंने निर्णय लिया, ये जो बजट उन्होंने पेश किया जिसमें टैक्सेशन नहीं बढ़ाया गया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हुआ है सीधे सीधे प्रधानमंत्री के निर्देश पर। ठीक है, तो अब हम जब बात करने की कोशिश करते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है।
इस साल का बजट जब टैक्सेशन की बात की तो हमने एक बिंदु तो पकड़ लिया। अब सरकार की अगर आप माने तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि उन्होंने कोई टैक्सेशन नहीं बढ़ाया। जो टैक्सेशन के स्लैब थे वो वैसे के वैसे हैं। टैक्सेशन के स्लैब कैसे होते हैं? टैक्स से जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है? टैक्स की हम बात करते हैं तो आता है सबसे पहला टैक्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे होते हैं, फिर तो TDS होता है, सेल्स टैक्स होता है, लेकिन सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या होता है? इनकम टैक्स, है ना। लेकिन बात सीधी सीधी सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं होती। इनकम टैक्स तो हमें मालूम है कि किस तरह के उसके स्लैब डिवाइडेड हैं। 2.5 लाख से अगर आपकी कम इनकम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम जो टैक्सेशन है 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर वो 30% टैक्स लगेगा। तो ये जो हमारा स्लैब बना हुआ है ना, 5%, 10%, 20%, 30%, इस तरह का हमारा स्लैब बना हुआ है जिसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है, ठीक है। और ये सरकार के हिसाब से तो उपलब्धि है कि भाई हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं, छूट तो छोड़िए, उनका कहना है कि हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर यही बात आप विपक्ष से पूछेंगे तो उनके हिसाब से वो कहेंगे कि भाई बहुत ही खराब बजट है, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि आम आदमी का तो बजट बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कोई इसमें कोई छूट नहीं दी गई, कोई इनको किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, आम आदमी के ऊपर तो और ज़्यादा महंगाई की मार पड़ रही है और बोझ डाल दिया गया। तो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं सरकार की और बात करते हैं विपक्ष की, है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आपको मालूम है किस तरह होता है। एक तो आपकी गवर्नमेंट हो गई एक तरफ आपका विपक्ष हो गया। तो दोनों की ही बातें अगर मान ली जाए तो दोनों का ही कहना बिल्कुल अलग अलग होता है। दोनों ही बिल्कुल ही एक्सट्रीम एंड्स पे बात करते हैं। सरकार के किसी आदमी से अगर आप बात करेंगे, किसी आप मिनिस्टर से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई इतना बेहतरीन बजट बनाया है, इतनी कोविड की मार के बीच में और इतने पेंडेमिक के बीच में इतना बेहतरीन बजट बनाया है, हर तरह का प्रोविजन रखा गया है, हर तरह की चीज़ बोली गई है, बिल्कुल ऐतिहासिक बजट है, इससे बेहतर बजट तो हो ही नहीं सकता था, है ना। और यही बात अगर आप विपक्ष के किसी नेता से पूछेंगे तो वो कहेंगे, जैसे अभी शशि थरूर ने कहा, शशि थरूर का एक स्टेटमेंट था जो कि मैंने अभी सुना, जब वो बाहर निकल रहे थे बजट सत्र से तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो बजट है ये बोला जरूर जा रहा है अमृतकाल बजट, और बोला जा रहा है कि इसमें आगे का विजनरी बजट है, 25 साल आगे का व्यू लेके इन्होंने देखा है, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने 25 साल पीछे ढकेल दिया। इन्होंने तो पीछे 25 साल के तकरीबन इन्होंने पूरे देश को पीछे ढकेल दिया, क्योंकि इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं दिखाई दे रही। तो उनके हिसाब से अगर आप मान लें, विपक्ष के हिसाब से तो ये बहुत ही नकारात्मक बजट है, बहुत ही वाहियात बजट है। इससे बुरा बजट तो इतिहास में कभी आया ही नहीं है और इससे ज़्यादा खराब बजट पेश किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये दो हो गए एंड पॉइंट्स, दो पोल्स हो गए। अब क्या होता है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं सच्चाई है। ये दोनों ही, ना वो इतना खराब बजट है कि उससे ज़्यादा खराब बजट इतिहास में कभी नहीं आया, ना वो इतना बेहतरीन बजट है कि इससे बेहतर बजट कभी इतिहास में नहीं आया। तो हमें बीच की ये जो दोनों, जिसको आप बोलते हैं ना, दो एक्सेस के बीच की जो दूरी है, हमें वो समझने की कोशिश करनी है और हमें उसी तरह से बजट को समझना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसके की फीचर्स समझने से। की फीचर्स में हम बात किसने करने वाले हैं? गोल्स ऑफ अमृतकाल। जैसे मैंने कहा कि अमृतकाल बजट कहा गया है इसको, ठीक है, और क्यों कहा गया है मैंने आपको ये भी बताया। चलिए, फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। अब उन्होंने कहा है कि हमने जो ये बजट बनाया है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है, हमने बहुत आगे का फ्यूचर देख के अगले 25 साल को अपने दिमाग में रख के बजट बनाया है, और ओवरऑल ग्रोथ और वेलफेयर जो है हमारा मकसद है, हमारा फोकस है। उनका ये कहना है कि इस साल क्योंकि अमृत महोत्सव का साल है, इस साल अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, तो अगले 25 साल का विजन लेते हुए हमने ये बजट बनाया है। और उनका कहना है कि 25 ईयर्स इंडिया के कमिंग 25 ईयर्स को फोकस में रख के ये बजट बनाया गया है, और बहुत ही दूरदर्शी बजट है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है, और बहुत इसमें वेलफेयर और कल्याण और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस में ली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेटिक एक्शन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जब हम बात करते हैं प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी से इनका मतलब है बहुत सारे उस पे तौर पे बात की गई है, डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा बात की है गई है, स्टार्टअप्स पे बात की गई है, स्किल इंडिया पे बात की गई है, इस पे बात की गई है डिजिटल करेंसी लाने की, जो कि सबसे बड़ा वो माना जा रहा है। डिजिटल करेंसी लाने के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं जिस पे हम आगे चल के और डिस्कशन करेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा फोकस है। फिर जिसको हम बोलते हैं ई व्हीकल्स पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, सोलर पैनल्स पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा उन्होंने बात की है डिजिटल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बात की जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एनर्जी मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन की उनकी बात है कि हम जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनकी जगह जो इरिन्यूएबल एनर्जीज हम यूज़ करते हैं उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जीज पे आएँ।
उस पर फोकस किया जाए। उसके अलावा उनका जो वर्क है वो है क्लाइमेट एक्शन पे। क्लाइमेट एक्शन, इसमें एक वर्ड आया था ग्रीन बॉन्ड्स। जब ये बात बोली गई ग्रीन बॉन्ड्स में, तो लोगों के जब उन्होंने बोला वित्त मंत्री ने ग्रीन बॉन्ड्स, तो ग्रीन बॉन्ड्स की जब बात की गई तो लोगों के जो कान है वो बिल्कुल थोड़े खड़े हो गए कि भाई साहब ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स का उनका मतलब था कि जैसे हम शेयर्स वगैरह में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, राइट, आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं शेयर्स वगैरह में, तो ग्रीन बॉन्ड्स ये थे कि आप, सरकार बॉन्ड निकालेगी, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें एक फायदा ये होता है कि सरकार के जो बॉन्ड होते हैं लोगों का उसमें विश्वास थोड़ा ज्यादा होता है, क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। प्राइवेट कंपनीज के कोई भरोसा नहीं होता आजकल, आज है कल नहीं रहे, सरकार में वो चीज नहीं होती। तो वो जब बात आई कि ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की, और वो जो पैसा उससे आएगा, जो इकट्ठा होगा उससे पैसा, उसका ये किया गया कि भाई ये जो पैसा है वो कहाँ की डालेगी सरकार, वो डालेगी पर्यावरण की चीजों को रेगुलेट करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, क्लाइमेटिक चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और वो कार्बन जो एमिशन है उसको कंट्रोल करने की इससे कोशिश करेगी, राइट। तो उसने ये जो दोनों ही चीजें, एक तो उसने बोला कि अपने बॉन्ड्स निकाले हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, और वो जो पैसा आएगा उससे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे वर्क करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, कार्बन एमिशन पे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार क्योंकि डिफिसिट में चल रही है, काफी सारी डिफिसिट में चल रही है, टैक्स उन्होंने बढ़ाया नहीं जो कि उनके हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है, राइट। तो अब पैसा कहां से आएगा, पैसा कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। अब हालांकि वो इतना डेफिसिट जितना चल रहा है वो पूरा तो नहीं हो सकता इन सब चीजों से, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भरपाई या कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति हो सकती है, राइट। और दोनों ही तरह से ठीक है, विन विन सिचुएशन है। बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्रेडिबिलिटी रहती है सरकार की, लोगों के लिए भी अच्छा है। वो जो पैसा आएगा उससे क्लाइमेटिक जो चीजें हैं जिसको बोला गया है कि क्लाइमेटिक एक्शन लिया जाएगा, उसकी तरफ भी अच्छा है, दोनों ही तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा निर्णय है, विन विन सिचुएशन है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आपको मालूम है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, राइट। प्राइवेट सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको अब जैसे मालूम है कि इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस काहे पे है, प्राइवेटाइजेशन पे, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक और प्राइवेट जो है वो एक साथ सेक्टर्स को एक तरह से किसी भी तरह से वर्क किया जाए, और साथ में दोनों पटरियाँ जो हैं, दोनों ट्रेन की जो दोनों जिसको बोलते हैं ना पहिए, वो साथ साथ काम करें, ऐसा कहा जाता है। एक जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय वो गुजरात के सीएम थे, और उन्होंने कॉन्क्लेव में बोला था, इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में, इंडिया टुडे टीवी के कॉन्क्लेव में, जब उन्होंने एक बात बोली कि भाई ये क्यों ज़रूरी है कि रेलवे का जो डिब्बा है वो सरकारी हो, और सरकारी ही डिब्बा घूमता रहे रेलवे की पटरियों पर, उसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जा सकता, या प्राइवेटाइजेशन के लिए और काम क्यों नहीं किया जा सकता, या इस तरह के काम क्यों नहीं हो सकते। तो वो तो पहले की बात है, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं अभी पहला इंटरनेशनल स्तर का जो वो है रेलवे स्टेशन जो है वो भोपाल में बना, उसका नाम बदल दिया गया। पहले वो हबीबगंज हुआ करता था, अभी वो रानी कमलावती के नाम पे उसका नाम रख दिया गया है, और उस पर वो प्रधानमंत्री ने आके उसका इनॉग्रेशन किया, और वो अपने आप में एक तरह का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन माना जाता है जो बनाया गया है, ठीक है। अब इस तरह का वो बनाया गया है, वो उसका ठेका किसको दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है। उसके अपनी एक अच्छाई भी है, उसके एक प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेकिन कॉन्स ये हैं कि क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने उसको बनाया है तो जाहिर सी बात है वो अपना मुनाफा देखेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी काम कब करती है, जब उसका मुनाफा हो, सीधी सी बात है। अब ऑब्वियसली वो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो अपना मुनाफा देखेंगी, उस तरह से वो काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है, आप माने या नहीं माने, सुविधाएं अगर दी जा रही हैं तो उसके लिए पैसा भी वसूला जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक की, तो दोनों का जो तालमेल है वो होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो इस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या प्राइवेटाइजेशन की तरफ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं 4 प्रायोरिटीज की। जो 4 प्रायोरिटीज सरकार ने बोली हैं, जो सरकार ने अपने बजट में बोली हैं, वो क्या बोली हैं। पहली उन्होंने एक टर्म लाया है, वो पीएम गति शक्ति, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो उसके अंदर आएंगे, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबका डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे सबका ही विकास हो रहा हो, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेटिक एक्शन, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं
अब बात यह है कि जब मैंने बात की आपसे टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन में एक और बड़ी चीज़ हुई कि क्या हुआ कि आम आदमी जब बैठता है ना बजट सुनने के लिए, तो उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और हम जैसे लोग जब बजट सुनते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं बजट, तो हम सबसे पहले चीज़ ये जानना चाहते हैं कि भाई हमें क्या फ़ायदा होने वाला है ना। सीधे सीधी सी मेंटालिटी होती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बजट आया है ठीक है, बाकी दुनियादारी सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आपका हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत देर तक वो बजट चलता रहा। वैसे ही 1.5 घंटे का बजट था, कोई बहुत लंबा तो था नहीं। उसमें लोग इंतजार करते रहे कि भाई कि अब वित्त मंत्री बोलेंगी, अब वित्त मंत्री बोलेंगी, अब वित्त मंत्री बोलेंगी। वित्त मंत्री कुछ बोल ही नहीं रही। तकरीबन 1 घंटा बीत गया, वित्त मंत्री ने कुछ बोला ही नहीं। और एग्जैक्टली देखा जाए तो 12:05 के लगभग उन्होंने उसके बारे में बोलना शुरू किया, टैक्सेशन के बारे में, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानने को इच्छुक थे, सबसे ज़्यादा जानने में जिनकी रुचि थी। एक्सक्यूज मी। उसमें हुआ क्या कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला, सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि भाई जो सर्विस क्लास हैं, सर्विस क्लास लोग जो हैं उनको धन्यवाद दिया कि भाई आपने डायरेक्ट टैक्स दिया। टैक्सेस अब 2 तरह के होते हैं, वो तो आपको मालूम है, राइट। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो आपको मालूम होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स तो जो होता है जैसे कि आपने इनकम टैक्स मान लीजिए, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जैसे कि जो आप इनडायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्टली पे मतलब अगर आप ये मानते हैं भाई, आपको लगता है कि आप टैक्स नहीं देते, कि आप तो नौकरी नहीं करते, आप तो अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप टैक्स नहीं देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस देश में जन्मे हैं और जब तक आप हैं, आपका जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती किसी की, तब तक वो आदमी टैक्स देता है। भले ही वो इस देश का नागरिक नहीं भी हो, आप कोई बाहर से इस देश में आए हैं, तो भी अगर आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। वो कैसे भरा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। अप्रत्यक्ष टैक्स कैसे भरा जाता है, वो भरा जाता है जैसे आप कॉपी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, है ना। तो ये कॉपी पेन जो है, अगर आपने कॉपी पेन खरीदा है तो भी आपने सरकार को टैक्स दिया। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि टैक्स जो है वो हमारा मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, मम्मी जाने पापा जाने हमें क्या करना है टैक्स से, वो चीज़ नहीं हो सकती। टैक्स हमें समझना होगा कि टैक्स तो सरकार वसूलती ही है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, हर तरह से आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हाँ, अब मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने बात करना शुरू की, और फिर उन्होंने कहा कि भाई, सीधे उन्होंने एक कोटेशन दी जिसपे उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं और बड़े जो कहते हैं शुक्रगुजार हैं आपके और आम आदमी के, सर्विस क्लास के, कि उन्होंने टैक्स दिया और सरकार के हाथ मजबूत किए, क्योंकि बिना टैक्स के तो सरकार काम कर ही नहीं सकती। ये बात उन्होंने बोली। पर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली, जो उन्होंने पढ़ा एक श्लोक। अब श्लोक उन्होंने संस्कृत में नहीं पढ़ा, वो श्लोक उन्होंने पढ़ा, महाभारत का श्लोक था। उन्होंने महाभारत के श्लोक को कोट किया और उन्होंने पढ़ा वो इंग्लिश में। वो कोट का मतलब जो था वो सीधे सीधे भाषा में अगर हम बात करते हैं तो शांति पर्व का कोट था, अध्याय 72 और श्लोक नंबर था 11, ठीक है। वो श्लोक उन्होंने पढ़ा, जिसके बाद उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर बात की। ये बड़ा इनडायरेक्ट सी बात थी, लेकिन अगर आप समझें, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, तो बड़ी सीधी सी बात थी। वो ये थी कि जो राजा होता है, उन्होंने कहा, जिसका मैं सीधा सीधा अगर आपको मतलब समझाऊं, उन्होंने कहा भाई जो राजा होता है उसके ऊपर ये होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो राज का कल्याण का काम करे, ठीक है। जो उसको काम करना होता है वो पूरी निष्ठा के साथ करे, और जो भी कर है वो पूरा कर जो है, जिस तरह का कर उसको लेना है वो कर ले, और बाकी उसको जो है वो राज कल्याण के काम में लगाए, ठीक है। और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी, जिसको आप कहते हैं ना, बिना नरम पड़े या बिना किसी हिच पाले उसको ये काम करना चाहिए। ये मैं बहुत ही बोलचाल की भाषा में आपको बता रही हूँ, ये संस्कृत का श्लोक है। ये बात उन्होंने अंग्रेजी में वहाँ बोली। तो इसका मतलब ये था, जो कि बड़ा सीधा सीधा सा मतलब था, और हम उसको बड़ा सीधा सीधा सा निकाल जा सकते हैं कि उन्होंने बड़ा ढूंढ के और बड़े चिंतन मनन के बाद उस श्लोक को चुना था, जिसमें बात की गई थी कर की और राजा की, ठीक है, कि राजा द्वारा लिए गए कर की। तो इसका मतलब ये था, राजा मतलब कौन, यहाँ पे प्रजातंत्र है, एरिस्टोक्रेसी तो है नहीं जिसमें हम राजा की बात करें। प्रजातंत्र में राजा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, मिनिस्ट्री। तो उनका सीधा सीधा सा मतलब था कि भाई मिनिस्ट्री जो है वो कोई भी कर में छूट नहीं देने वाली है। राजा का जो काम है वो ये है कि अगर वो कर नहीं वसूलेगा तो फिर वो राज कल्याण का काम कैसे करेगा। तो सीधी सीधी सी बात थी कि कर में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें कई लोगों को, जब हम सर्विस क्लास की बात करते हैं तो कई लोगों को इस बारे में बड़ी
दिक्कत भी है इसलिए क्योंकि सर्विस क्लास का जो आदमी होता है ना, सर्विस क्लास का, वो भी जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, जो कि मिडिल लेवल इनकम का आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची इस बात से कि भाई ठीक है आपने कर बढ़ाया नहीं, कर बढ़ाया नहीं तो कर तो आपको वैसे भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हम बढ़ाएं आप, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है कोविड का टाइम है, सब कुछ हमने समझ लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह हुई है कि एक सर्वे के अनुसार ये बात देखी गई है कि लोगों की जो इनकम है, बॉम्बे में एक सर्वे था जिसमें देखा गया कि भाई लोगों की जो इनकम है वो पिछले 5 साल में, ये जब हम बात करते हैं अभी की, अगर 2016 के बाद से हम बात करें तो लोगों की जो इनकम है वो नीचे आई है और काफ़ी घटी है। तकरीबन ये बात की गई कि 32% जो लोगों की इनकम है वो घटी है। अब 32% इनकम घट गई, ठीक है आपने टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन टैक्स तो वहीं के वहीं है, जो लोगों की महंगाई है वो वहीं की वहीं है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, सब्सिडी नहीं मिल रही है उतनी ज़्यादा, तो आपकी सब्सिडी छोड़ने की भी बहुत मांग की गई। प्रधानमंत्री ने बार बार बोला गया कि भाई जो गैस सब्सिडी है, जो कि संपन्न परिवार से हैं, वो गैस सब्सिडी छोड़ दें, चलिए वो भी छोड़ दी, तो जो नॉर्मल आपकी जो प्राइसिंग है वो ऊपर चली गई। तो टैक्स की जो मार है वो तो लोगों पे लग रही है और इनकम जो है, उनका जो परसेंटेज है इनकम का वो नीचे जाता जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यह हुआ कि सर्विस क्लास आदमी जो है वो सबसे निष्ठावान होता है जब हम बात करते हैं टैक्स देने की, जब हम बात करते हैं कि भाई एक सर्विस क्लास आदमी, क्योंकि उसके पास देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिसको मौका मिलता है वो चोरी करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको लगेगा कि बहुत ही नकारात्मक विचार है मेरा, बहुत ही नेगेटिव सी बात कर रही है मैम, लेकिन ये नहीं है, ये बड़ा प्रैक्टिकल सा अप्रोच है, बड़ा व्यवहारिक सा अप्रोच है कि आज की डेट में बहुत कम लोग ईमानदार बचे हैं, है ना। कि मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार वो इतना बड़ा ईमानदार है, या तुम इतने बड़े ईमानदार तो नहीं हो। या तो आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता, या तो आदमी ईमानदार होता है या नहीं होता है, बहुत सीधी सी बात है उसमें, है ना। बहुत उसमें कोई बीच का कोई ग्रे मैटर या ग्रे जगह नहीं होती, या तो आप ईमानदार हैं या आप नहीं हैं, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता। तो अब होता क्या है कि जो ये बीच का जो हम बात करें ना मिडिल क्लास आदमी की, और वो भी जो मिड लेवल एम्प्लॉयमेंट पे जो है, मिड लेवल पे जो है आदमी है, वो टैक्स देता है। नीचे वाले जो हैं वो तो सारे बच जाते हैं, उनको टैक्स देना नहीं होता। ऊपर वाले जो हैं या व्यापारी जो है जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी कोई ना कोई गोल मोल करके, आपको मालूम है टैक्स की चोरी किस तरह की जाती है। एक सिंपल सा तरीका जो टैक्स की चोरी का है, जैसे मैं अभी आपको बता दूंगा, कुछ दिन पहले हमने अपनी ही बात बता दे, हमने एक बर्थडे पार्टी अरेंज की, ठीक है। वहाँ पे हमने बर्थडे पार्टी अरेंज की, जब उसने हमको बता के दिया कि भाई आपको टैक्स जो है वो पर प्लेट जो है, पैक्स बोला जाता है उसको, पर प्लेट पे आपको फला फला अमाउंट है प्लस इतना इतना टैक्स, ठीक है, हो गया, बात तय हो गई। जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आधा जो है पेमेंट, मतलब तकरीबन जैसे मान लीजिए 50 प्लेटें हैं तो 25 प्लेटों का तो आप कर लीजिए कार्ड से पेमेंट, और बाकी 25 आप दे दीजिए हमको कैश से। तो ये क्या मतलब हुआ, ये सीधा सा मतलब हुआ कि वो जो रिसीट है वो दी जाएगी 25 प्लेट्स की, 25 प्लेट की मतलब 25, जो बाकी 25 बचे वो कहाँ, वो सीधा सीधा आपकी ब्लैक इनकम या ब्लैक मनी, सीधा सीधा आपने टैक्स की चोरी कर ली। तो ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि जो एक सरकारी आदमी है वो, या सर्विस क्लास आदमी है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो टैक्स की चोरी नहीं करता, वो सबसे ईमानदार होता है अपना टैक्स भरने में, क्योंकि वो टैक्स जो है वो सीधे काट लिया जाता है ना। तो वो सीधे काट लिया जाता है, वो पहुंच जाता है। जो नीचे वाले हैं उनको नहीं देना, ऊपर वाले जो बिजनेस वाले हैं वो अपनी चोरी कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये दिक्कत आई। अब इसकी वजह से लोगों में फाइनेंसेस या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। अब हम बात करते हैं पीएम की गति शक्ति की, ठीक है। ये अब हुआ क्या है, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं पीएम मोदी लेड गवर्नमेंट की, तो मुझे मालूम है कि लोग बहुत सारी बातें इसमें करते हैं, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं इसमें लाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें की गई, बहुत सारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे पुरानी गवर्नमेंट के भी, उनको अब साइकिल कर दिया गया और नए नए नाम से बुलाया गया, ठीक है। जैसे हमने बात की थी गर्ल चाइल्ड की, तब भी हमने बात की थी जब हमने करंट अफेयर्स में बात की थी कि वो जो पुरस्कार जो है उसकी का नाम चेंज कर दिया गया। बहुत सारी जो फ्लैगशिप जो चीज़ें थी उनका भी नाम बदला गया है। तो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना, मेक इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, ये चीज़ें पहले भी होती थी, पहले भी इनको प्रमोट किया जाता था सरकार द्वारा। अभी इनको एक कैप करके इनको एक नाम दे दिया गया है, एक ब्रांडिंग कर दी गई है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और चीज़ हम समझ सकते हैं, यहाँ पे एक जो नाम दिया गया है, जैसे उसको अमृतकाल बजट दिया गया है, वैसे ही इसमें एक टर्म आ जाता है पीएम गति शक्ति का।
पीएम गति शक्ति, अब इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि क्या है, जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस की और हम बात कर रहे हैं कि चीज़ों को मजबूत करने की और गति देने की, ठीक है, कि हम जो कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल की चीज़ें हैं, कुछ जो बेसिक सेक्टर्स हैं उनको मजबूती देंगे और उनको गति देंगे, उनको प्रोग्रेसिव बनाएंगे ताकि हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो प्रोपेल हो सके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जब उन्होंने बात की तो इसमें गति शक्ति के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, उन्होंने फोकस किया 7 इंजन्स पे या 7 फैक्टर्स पे, हम 7 सेक्टर्स बोल सकते हैं, उन्होंने 7 इंजन्स बोला है 7 फैक्टर्स पे। 7 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इन सब पे फोकस किया गया, अलग अलग तरह से चीज़ें की गई कि इनको भाई इनकी जो सेक्टर्स हैं इस पे किस तरह से वर्क किया जा सकता है कि हम इसको इकोनॉमी के लिए बेहतर बना सकें, इकोनॉमी को प्रोपेल कर सकें। जैसे कि अगर आप बात करते हैं रोड्स की, तो उन्होंने हाईवेज बिल्ड करने के लिए बहुत जो पैसा है वो काफ़ी एलोकेट किया, नए हाईवेज बनाने के लिए कुछ तकरीबन 20,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इसमें। इसके अलावा रेलवेज में 400 नई ट्रेन्स जो हैं वो स्टार्ट की जाएंगी, आपका जो प्लेटफॉर्म्स है उनको बेटर बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स ऐड किए जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा काफ़ी सारे रेलवे स्टेशंस का, बहुत सारी चीज़ें। पहले वैसे रेलवे का अगर आपको याद हो कि एक ज़माना था जब रेलवे का बात ही अलग हुआ करती थी, है ना, उसका जलवा ही अलग हुआ करता था, बाकायदा बजट ही अलग पेश हुआ करता था रेलवे का, तो वो अब उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये बोला गया है कि भाई 400 जो नई ट्रेन हैं वो चलाई जाएंगी, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और भी बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है, उदारीकरण पे फोकस किया गया है और ये बात की गई है कि रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे, वो हमेशा किया जाता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट्स को जो मॉडर्नाइजेशन है एयरपोर्ट्स का वो किया जाएगा, अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, अपसाइकिल किए जाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। बाकी इसी तरह की चीज़ें हैं। नेशनल मास्टर प्लान एम्ड एट द वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स एनर्जी, इसमें मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई है। एक्सप्रेसवे जैसे कि आपको मालूम है कि आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे है, उस तरह के और भी एक्सप्रेसवेज बनाने की बात की गई है जिससे लॉजिस्टिक का जो मूवमेंट है, जो लॉजिस्टिक का मूवमेंट है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा सकें, जो कार्गो मूवमेंट्स हैं उनको बढ़ाया जा सके, लोगों को जो रोड नेटवर्किंग है वो बेटर की जा सके। उसके अलावा 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाने का उनने एम रखा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आ जाता है पोस्टल रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेटिंग पार्सल मूवमेंट। जैसे मैंने कहा लॉजिस्टिक कार्गो का जो मूवमेंट है उसको इजी करने के लिए, उसका जो जिसको हम कहते हैं ना कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं कार्गो मूवमेंट्स की, जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ई कॉमर्स की दुनिया में रह रहे हैं, हम ई वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ये बहुत इंपेरेटिव हो गया है जिसके ऊपर उन्होंने वर्क करने की कोशिश की है कि पोस्टल और रेलवेज का जो मूवमेंट है वो कम से कम उसको हम फैसिलिटेट कर सकें, पार्सल मूवमेंट जो है वो थोड़ा स्विफ्ट हो सके, उस पर उन्होंने वर्क करने की कोशिश की है। कार्गो मूवमेंट को उन्होंने प्रोपेल करने की, या जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा स्पीड करने की, जिसको एक्सपीडिएट करने की कोशिश की है। ओके, उसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच, और 400 न्यू जनरेशन, जो कि मैंने कहा 400 नई ट्रेन लॉन्च की जा रही हैं। 400 कौन सी की जा रही है, उनका पर्टिकुलर नेम है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन। अब ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें समझ लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के अंडर ज़्यादातर क्या चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनको अपग्रेड कर दिया गया है या अपसाइकिल कर दिया गया है, या उसकी जो पॉलिसीज़ के नाम जो हैं वो बड़े ल्योरिंग, बड़े जिसको बोलते हैं ना अपीलिंग से रख दिए गए हैं, ठीक है। इसमें फोकस जो है आप उसमें बड़े बड़े नामों में मत घूमिए, ये बड़े बड़े नामों में मत खोइए, आप बेसिक चीज़ें पकड़िए कि जो फोकस रखा गया है जिन चीज़ों पे। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई कस्टम ड्यूटी जो है वो हमने कुछ चीज़ों पे कम कर दी, कुछ गुड्स पे कम कर दी, है ना, कुछ चीज़ें सस्ती हुई, कुछ चीज़ें महंगी हुई, हम इस तरह की बातें करते हैं ना बजट में कि भाई क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। अब जो चीज़ें हमें ये समझनी होंगी कि जो चीज़ें सस्ती हुई, जैसे सस्ता क्या हुआ, पॉलिश्ड जो हीरा है वो सस्ता हुआ, कुछ चार्जर जो है वो सस्ता हुआ, मोबाइल जो है वो सस्ता हुआ, कुछ चीज़ें सस्ती हुई। तो अब उनके बारे में हमें क्या समझना है कि ये जो चीज़ें सस्ती हुई तो ये इन पे ऐसा नहीं हुआ है कि जीएसटी कम हो गई है। जीएसटी जो कि फिक्स जीएसटी है वो जीएसटी है, उसका जो दर है वो अपने आप में वही है। अब क्या हुआ है, कोई चीज़ को जब आप कंज्यूमर गुड्स की हम बात करते हैं तो कोई कच्चा माल लिया जाता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है कंज्यूमर गुड्स को, फिर उसको बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको रिटेल में बेचा जाता है, ठीक है। तो ये जो इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी है रॉ मटेरियल पे जो कि लिया जाएगा बाहर से, वो कम किया गया है, उसमें 5% की छूट दी गई है, या जो भी एक स्लैब है उसकी छूट दी गई है। तो अब उससे क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है बाहर से आएगा तो उस पर आप कस्टम ड्यूटी कम देंगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है।
इस तरह की रियायत दी गई है जो कि इनडायरेक्ट है। आपको चीज़ें समझनी होंगी कि जब हम बात करते हैं कोई चीज़ सस्ती या महंगी होने की, तो महंगी तो चलिए हम समझ गए, सस्ती होने की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस पर जीएसटी कम हो जाएगा या टैक्सेशन का जो स्लैब है वो कम कर दिया गया है, वो बिल्कुल कम नहीं किया गया है। आपको ये समझना होगा कि उसको जब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है 5% से, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल कल से आपको इमीडिएटली इसका फायदा मिल जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? जब हम बात कर रहे हैं आज की, तो हम ये फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल बजट की, तो आप मान लीजिए तकरीबन फरवरी के बाद से, फरवरी 2022 के बाद से जब कोई प्रोडक्शन होगा, कोई चीज़ रॉ मटेरियल ली जाएगी, बाहर से कोई चीज़ मंगवाई जाएगी, जिसको आप बोलते हैं कच्चा माल मंगाया जाएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम होगी, फिर वो यहाँ पे लाया जाएगा, प्रोडक्शन होगा, बनाया जाएगा, फैक्ट्री में उसके ऊपर लागत लगेगी, सब कुछ होगा, फिर वो जब मार्केट में एंड प्राइस आएगा तो शायद प्राइसिंग में फर्क आएगा। समझ में आई? तो बहुत शॉर्ट टर्म बात नहीं हो रही है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम बहुत लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि जब मैंने आपसे कहा कि 400 नई ट्रेन आएंगी, तो 400 नई न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन आएंगी, वंदे भारत ट्रेन आएंगी। वंदे भारत ट्रेन किस तरह की होती है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? इनका जो ये रखा गया है ना, ये बुलेट ट्रेन टाइप का इनका लुक रखा गया है, या आप इनको मेट्रो टाइप का इनका लुक रखा गया है, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने पॉलिसीज के बड़े जिसको बोलते हैं ना आकर्षक या बिल्कुल वो करने वाले, अपीलिंग से नाम रखे हैं, पर चीज़ वो घूम फिर के आप कह सकते हैं ओल्ड थिंग इन द न्यू बॉक्स वाला हिसाब है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। इसमें हम बात करना है गाय की मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है? मास अर्बन ट्रांसपोर्ट मतलब जो कि एक आम आदमी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, और आपके रेलवे स्टेशन हैं उनकी बात कर रहे हैं। रेलवे का, जैसे मैंने आपसे कहा कि रेलवे का पहले बहुत ही एलैबोरेट बजट आया करता था। अगर आपको याद हो, रेलवे का जो बजट आता था तो बिल्कुल एक अलग दिन होता था, बिल्कुल उसका एक दिन पहले आता था रेलवे का बजट, और उसके बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल जलवे ही निराले हुआ करते थे रेलवे बजट के। तो अब वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है, लेकिन फिर भी पॉलिसीज अभी भी आई हैं। उसके अलावा नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान है एज अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड। अब उन्होंने कहा है कि जो रोपवेज हैं उनको डेवलप किया जाएगा ताकि जो कन्वेंशनल रोड पे लोग ट्रैवल करते हैं वो कम करके और भी तरह से ट्रैवलिंग के जो मोड हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है? तो बहुत सारे नए रोपवेज बनाए जाएंगे, और खासकर कौन से एरियाज में बनाए जाएंगे? हिली रीजन्स में, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, जहाँ पे रोड्स की थोड़ी सी मुश्किल होती है, वहाँ पे रोपवेज बनाए जाएंगे। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, तो ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पे ध्यान देने की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं किसकी? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पे हम क्या बात कर सकते हैं? इसमें इस साल को जो उन्होंने बोला है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो उन्होंने बोला है मोटा अनाज का वर्ष उन्होंने घोषित किया है। मोटा अनाज मतलब वो अनाज जो कि जिसमें आप कह सकते हैं ना, जिसको बेसिक बोलते हैं रागी, बार्ले, इस टाइप का जो अनाज होता है ज्वार वगैरह, वो इसमें लाया गया है, और उसका साल उन्होंने इसको घोषित किया है। अच्छी बात है, बहुत फाइबर होता है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके लिए इसको साल को घोषित किया गया है। एग्रीकल्चर की दुनिया में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे एक बजट में जो होती हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड भी होती हैं। प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। अब यहाँ पे उन्होंने ड्रोन की बात की है। जब ड्रोन फार्मिंग की बात होती है ना, जिसमें ड्रोन फर्टिलाइजेशन और ड्रोन के द्वारा जो है वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजेशन का छिड़काव होगा, और रखरखाव देखा जाएगा, और फील्ड वर्क देखा जाएगा कि किस तरह फील्ड पे वर्क हो रहा है और किस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है। ये ड्रोन जब हमने करंट अफेयर्स किया था, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि बहुत ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। काय पे? एक तो टेक्नोलॉजी, एक तो फार्मिंग में, और एक आपकी सिक्योरिटी के लिए, है ना? एक जो फोर्सेस में भी ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसमें भी था। अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा है, ये उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर जो गंगा के आसपास का जो बेल्ट है, जो डेल्टा है वहाँ का 5 किलोमीटर या 5 इस तरह का कुछ, उन्होंने 5 किलोमीटर का उन्होंने शायद इसको डेल्टा को रखा है, कि वहाँ पे ये ड्रोन की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा देखी जाएगी, और वहाँ पे ये ड्रोन फैसिलिटी के थ्रू फार्मिंग वगैरह वर्कआउट करने की कोशिश की गई है, ठीक है? इसमें उन्होंने ये देखा गया है कि स्टार्टिंग विद फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा, प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ द मिलेट प्रोडक्ट्स। जैसा मैंने कहा कि मोटा अनाज का वो रखा गया है, मोटे अनाज का साल माना गया है इसको, तो उसके ऊपर जो बाकी जो अनाज है, जो गेहूं और चावल है, वो तो ठीक है, उसका तो प्रोडक्शन देखा ही जाता है। उसके अलावा मिलेट प्रोडक्शन पे और बाकी भी जो और भी अनाज हैं जिसको हम बोलते हैं मोटा अनाज, उसके ऊपर प्रोडक्शन पे और उसकी हार्वेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। उनका जो यील्डिंग है उनको बढ़ाने की योजनाएं बनाई हैं, किस तरह से और प्रोडक्शन बढ़ाया जा
सकता है, उसकी योजनाएं बनाई हैं और फोकस वहां पे रखा गया है। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज ऑफ फार्मर्स इन पीपीपी मोड एंड यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स। जैसे मैंने कहा कि किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की बात की गई है। उसके अलावा डिजिटल हाईटेक चीज़ें जो है डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हम और उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज कर सकते हैं। एमएसपी जो है वो सीधे जो अमाउंट तय किया गया है वो सीधे फार्मर्स के अकाउंट में जो है वो डिजिटल मोड से पेमेंट किया जाएगा। हाँ, डिजिटल से मुझे एक और बात याद आई कि ये जो बजट है थोड़ा सा, क्योंकि इस पर डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ये जो बजट है इस बार उन्होंने डिजिटल टैब पे पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था 29 पेज जो है, 29 पेज जब हम गिनते हैं तो 29 पेज A4 साइज के, लेकिन डिजिटल टैब पे उन्होंने इसको पढ़ने की वो की गई है और शुरुआत की गई है। तो डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस बार। लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स। अब उन्होंने स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टअप्स में वैसे कोई बहुत ज़्यादा रियायत तो नहीं दी गई है, लेकिन 3 साल तक का जो उनका वो था, 2 साल से उसको बढ़ा के 3 साल तक कर दिया गया है, 2023 तक। ठीक है, तो 2023 तक उनको थोड़ी सी छूट मिलेगी, थोड़ी सी जो भी उनको जो रिलैक्सेशन था वो बढ़ा दिया गया है। तो ये उन्होंने स्टार्टअप के लिए रखा है। और फोकस उन्होंने किया है कि भाई एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टार्टअप्स भी जो है वो थोड़े से शुरू की जाएं। जो कैपिटल फाइनेंस होते हैं एग्रीकल्चर में, उस पे बेसिस पे भी स्टार्टअप्स चालू की जाएं। स्टार्टअप इंडिया एक उनकी फ्लैगशिप योजना भी है, जिसके अंतर्गत वैसे भी स्टार्टअप से बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और अब इसमें बात की गई है कि एग्रीकल्चर और स्टार्टअप को साथ में लाया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। अब हम कुछ डेटा पढ़ते हैं। डेटा हम काय का पढ़ने वाले हैं? डेटा हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग का और एग्रीकल्चर का। एनहांस प्रोक्योरमेंट टू सपोर्ट हायर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब ये कहाँ का डेटा है? पेंडेमिक का। अब हुआ क्या है इस बजट में और पिछले साल के बजट में? पेंडेमिक से नुकसान हुआ है, ये बात तय है। पेंडेमिक से नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बजट के हिसाब से क्या हुआ है कि सरकार को भी एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि कुछ मामलों में, अगर आप ये मेरी पर्सनल राय माने तो आप मेरी पर्सनल राय भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जब हम इसको पढ़ते हैं या हम विशेषज्ञों से बात करते हैं या इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं तो काफ़ी लोगों का ये कहना है। एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनको मैं कोट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास वो नहीं है अभी उनको कोट करने का, लेकिन हाँ मेरे पास उनको कोट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी मुझे आधिकारिक परमिशन नहीं है उनको कोट करने की। लेकिन ये बात बोली गई और जो काफ़ी हद तक लोग इसको सही मानते हैं वो बोला गया क्या कि भाई बिल्ली के भाग से छीका टूटा है। ठीक है, ये जो पेंडेमिक है ये बिल्कुल इस टाइम पे आया जब हमारी इकोनॉमी जो थी वैसे ही चरमराई हुई स्थिति में थी। और ये गलत बात नहीं है इसलिए क्योंकि इस बजट में जब आप देखेंगे पूरा बजट अगर आप सुन लेंगे उसमें जीडीपी का, पर कैपिटा इनकम का, इन्फ्लेशन का कोई जिक्र कहीं नहीं किया गया। फिस्कल डिफिसिट का भी कोई जिक्र ऐसा सच नहीं किया गया। सिर्फ ये बात की गई कि भाई डिफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है और हमको डिफिसिट थोड़ा कम करना है, अगले साल उसको 6.9 फिर 6.4 फिर 2025 तक हम उसको 4% पे लाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही डिस्टेंट फ्यूचर की बात लगती है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है, व्यवहारिक नहीं लगता कहीं से भी सोचने में, क्योंकि जितना डिफिसिट है वो ऑलमोस्ट डबल है हमारे जो आप बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से कई गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत ही डिस्टेंट फ्यूचर की बात लगती है कि 2025 तक आप उसको 4% पे ले आएंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं काहे की? पेंडेमिक की। हर चीज़ जो है वो इन 2 सालों से बजट में जो है वो जोड़ दी जा रही है। काहे से 2021 में भी चाहे 2022 में भी सब कुछ पेंडेमिक और कोविड के ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई कोविड है इस वजह से जो है वो हम कोई ज़्यादा रियायत नहीं दे पाएंगे, कोविड है इस वजह से हमें दिक्कतें हो रही हैं, कोविड है इस वजह से बहुत ज़्यादा जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जा सकता, रिबेट नहीं दी जा सकती, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी श्रंक होने की या जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी जो कोविड स्ट्रक किया था उससे पहले की अगर हम बात करते हैं 2019-20 की, तब भी अगर हम बात करते हैं तो जो जीडीपी था हमारा 4.1 से 3.5 पे आ गया था। 3.5 जीडीपी मतलब इंडिया का आप मान लीजिए कि 2 दशक में सबसे कम जीडीपी आका जाता है। हम बात यहाँ पे 1, 2, 4 साल की नहीं कर रहे हैं, हम 2 दशकों की बात कर रहे हैं, 2 दशकों में, और ये बात है प्रायर टू कोविड। ठीक है, 3.5 पे हमारा जीडीपी लुढ़क गया था, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है। और हम काय की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं जीडीपी की। जीडीपी आपको मालूम है किसको बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है इकोनॉमी की जो हमारे श्रंक होने की बात होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा वो श्रंक होके आ गया है 7.3% पे श्रंक हुआ है, 7.3% श्रंक हो गया है, जो कि आखिरी बार जो हुआ था वो हुआ था आप कह सकते हैं 79-80 के दौरान, और वो भी हुआ था कुछ 5% के आसपास, 5.6 शायद हमारा उस टाइम पे श्रंक हुआ था
अभी 7.3 है। और ये जो श्रिंकिंग मानी जाती है ना 7.3, ये इंडिपेंडेंस से लेके मतलब 1947 से लेके आज तक की वर्स्ट मानी जाती है। तो अगर आप बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो आप समझ रहे हैं कि जीडीपी कहाँ लुढ़का है, 3.6 पे आ गया है। 3.6 पे था जीडीपी, वो भी मैं बात कर रही हूँ प्री कोविड टाइम की, और उसमें बात कर रही हूँ मैं श्रिंकिंग की, 7.3% तक हमारा जीडीपी श्रिंक हो गया है। तो हर चीज़ जो है वो आ जाती है कोविड पे, ठीक है। ले देखे अब खैर अब यहाँ पे वो कोविड की बात इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक लिखा हुआ आया है। चलिए तो इसमें आपको समझा देती हूँ। और एमएसपी की भी जो मैंने आपसे बात की ना, जब किसानों को जो एमएसपी दी गई है वो तकरीबन जो अमाउंट है वो सीधे उनके अकाउंट पे डिजिटलाइज्ड वे में ट्रांसफर होगा, और वो अमाउंट कुछ है मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ के आसपास का, कोई 2 लाख के आसपास का वो अमाउंट है। एमएसपी का मतलब आपको मालूम है ना, मिनिमम जो प्राइस होती है उसकी बात हम करते हैं जब हम उसकी फार्मिंग की बात करते हैं तो, और वो प्रिसाइजली मुझे 2 लाख करोड़ के आसपास का वो प्राइसिंग है। चलिए अब इसमें बात करते हैं हम पेंडेमिक की, एनहांस्ड प्रोक्योरमेंट टू सपोर्ट हायर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब इसमें अलग अलग सालों का आपका देख सकते हैं, यहाँ पे लाख टन की बात हो रही है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ के थ्रू। इसमें आप राइस एंड वीट देख सकते हैं, इसमें किस तरह से किया जाएगा है। ये जो कलर है नेवी ब्लू, ये 2018-19 को डिनोट करता है, उसके बाद 2020-21 को ग्रे करता है, 2019-20 को आपका ऑरेंज करता है, और 2021-22 को ये अभी तक की बात कर रहा है। और किस तारीख तक की बात कर रहा है, 31/12/2021 तक की, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, इसमें मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया गया है, 31/12/2021 तक लिया गया है। फाइनेंशियल ईयर आपको मालूम है कब से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इस वजह से यहाँ पे ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं किस तरह की, तो प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कितना हुआ है किस साल में। अब 2020-21 में तकरीबन 500 से 600 लाख टन के बीच में प्रोडक्शन उत्पत्ति जो प्रोडक्शन था वो राइस का रहा, और ये गिरकर 2021-22 में आ गया 200 से 300 के बीच में, ठीक है। उसी तरह जब हम वीट का देखते हैं तो राइस का जो का है वो नीचे गया है, जाहिर सी बात है, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे। और स्टेपल इंडिया में जब हम बात करते हैं स्टेपल फूड की, तो स्टेपल फूड में मोटा अनाज आता है, चावल आती है, पैडी आता है जिसको हम बोलते हैं, राइट। चावल आता है, पैडी आता है, वीट आता है, ये हमारा स्टेपल फूड माना जाता है, ज्वार बाजरा इस तरह की बात है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं राइस की, राइस का जो प्रोडक्शन है वो नीचे आया है। इसके अलावा वीट का जो प्रोडक्शन है, जब हम वीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो ज़रूर बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन की इन मिलियन टन्स, अब ये मिलियन टन्स में बात हो रही है और ये सालों की बात हो रही है, दीज आर ईयर्स एंड दीज आर नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें साल दर साल आप देखते हैं कि किस तरह से ग्रोथ बढ़ी है। तो ये उन्होंने बोला है, ये उन्होंने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई इतने पेंडेमिक के दौरान भी, इतनी महामारी के दौरान भी जो प्रोडक्शन है वो चावल का ज़रूर नीचे गया है लेकिन वीट का प्रोडक्शन ऊपर गया है। उसके अलावा आप अगर देखते हैं तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है मिलियन टन्स में इस साल, जो कि 2021-22 की बात की जा रही है, 2020-21 की बात की जा रही है, सॉरी 2020-21 की यहां पे बात की जा रही है। और वो कितना हुआ है, वो 300 का आंकड़ा पार कर गया है, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, इस तरह के उन्होंने कुछ डेटाज वगैरह बताए हैं जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाए कि बहुत जो इस तरह का हालात में भी, इस तरह की सिचुएशन में भी, इस तरह की मंदी की सिचुएशन में भी और मुश्किल घड़ी में भी जो हमारी जो इकॉनमी है वो सही दिशा में काम कर रही है, ठीक है। इसमें आपको समझने का इतना ही है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं किसानों की, तो किसानों के जो नेटवर्क है उसको ईजी करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने ये बोला है कि भाई और भी जो स्टार्टअप्स हैं वो तैयार किए जाएँ, थोड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप स्टार्ट की जाए जो कि नाबार्ड के थ्रू फैसिलिटेट होगी। उसके अलावा जो रेलवेज हैं वो कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो छोटे जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए या उनके मूवमेंट को वो करने के लिए किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है इंटरनेशनल मिलेट ईयर उन्होंने इसको घोषित किया है, तो मिलेट के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की और उसकी जो क्रॉप यील्डिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात की है। डिजिटलाइजेशन की जो बात है वो तो की गई है। अब हम बात करते हैं काय की फूड प्रोसेसिंग की बात की गई है। उसके अलावा एक और जो बात बड़ी की गई वो की गई काय की
वाटर लिंकिंग की, राइट। रिवर लिंकिंग हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ी चीज़ है जिससे वर्क किया जा सकता है, जिस पे कहा जा रहा है कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं भारत की वो सॉल्व हो जाएंगी वाटर लिंकिंग के थ्रू या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसमें उन्होंने क्या बात की है, इसमें उन्होंने बात की है इम्प्लीमेंटेशन। पहली जो उन्होंने बात की है वो की गई है केन और बेतवा नदी, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की बात की गई है, मध्य प्रदेश एंड यूपी, ठीक है। वहाँ पे आप जो 2 स्टेट्स की हम बात करके चलते हैं, केन और बेतवा नदी का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट करेगा कितना, 9.1 लाख हेक्टर फार्मलैंड को बेनिफिट करेगा, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल एंड जनरेटिंग कितना 130 MW पावर, मेगावाट पावर। पर इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है जो यहाँ पे वित्त मंत्री ने तो बात नहीं की, लेकिन हम इस बारे में बात करते हैं कि पन्ना नेशनल रिजर्व पे ये बोला जाता है कि जब ये केन बेतवा लिंक होगा प्रोजेक्ट, तो बहुत बड़ा जो एरिया है, जो टाइगर रिजर्व एरिया है, जो कि टाइगर का एरिया माना जाता है, जो कि पन्ना नेशनल रिजर्व आपने नाम सुना होगा, तो उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो डूब में आ जाएगा। और बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे, जिसको हम फोना की स्पीशीज़ हैं वो कहा जाता है, खासकर फोना की स्पीशीज़ जो है वो उनका जो नेचुरल हैबिटेट का एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इस पर बहुत अभी आंदोलन भी चल रहे हैं, लोगों ने बहुत सारी इसके ऊपर स्टे की भी मांग की है और बहुत इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स भी चल रहे हैं। जो नेचुरलिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगाने की बात की है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट जो टाइगर का है वो बहुत ज़्यादा उसमें डूब में जा रहा है। तो ये बात ऑब्वियसली इन्होंने तो नहीं की है वित्त मंत्री ने, ये मैं आपको अपने तौर पे बता रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने 5 और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बात करने की बात की है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पे बात की है, 5 और नदियों को रिवर लिंकिंग के थ्रू जोड़ने की बात की है। पर उन्होंने एक और बात बोली है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिवर्स हैं जिनको आगे चल के, पहला तो जो है वो शुरुआत यहाँ से होगी, आगे चल के जो दूसरी रिवर्स हैं जिनको इंटरलिंक किया जाएगा वो बिना स्टेट के, जिन स्टेट से वो गुजरती हैं, जिन स्टेट से वो रिवर्स जो हैं वो निकलती हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी और उनका से नहीं होगा तब तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये उन्होंने कहा है कि स्टेट का इसमें वो होना, स्टेट की सहमति होना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर के साथ, ठीक है। तो ये जो है हालांकि इसको उन्होंने प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में माना है कि ये भी हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसको भी हम आगे चल के करेंगे। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। अब एक और चीज उन्होंने बात की, जब ये डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर डिजिटलाइजेशन की बात की, जिसमें से एक इन्होंने डिजिटलाइजेशन की बात की कि जो जिस माध्यम से आज आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं, आप जिस भी तरह से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, ठीक है ना। तो ये जो इंटरनेट है ये बेसिकली अब उसको फैसिलिटेट करने के लिए, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, अब ये 5G स्पेक्ट्रम लाने वाले हैं, ठीक है। अब 5G स्पेक्ट्रम लाने वाले हैं तो उससे एक चीज़ तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि भाई 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो ऑक्शन है वो स्टार्ट कर दिया जाए। अब जब ये 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की बात करते हैं, आपको याद है ना कि जब ये पुराने जो बात करते हैं हम, पुराने जो स्पेक्ट्रम हुए हैं उसमें कितना सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है और कितना सारा करप्शन हुआ है और किस लेवल पे जाके करप्शन हुआ है। तो खैर अभी जब ये 5G की हम बात करते हैं, 5G स्पेक्ट्रम लाने की, तो हम ये बात जानते हैं कि इसमें अभी सरकार के पास बहुत सारा झोली भर के, जो जिसको बोलते हैं ना कि पैसा आने वाला है, बिल्कुल छप्पर फाड़ के पैसा आने वाला है, लेकिन वो किस काम में उसको लगाती है, वो किस तरह से उसको करती है, कितना वो डेफिसिट उससे कवर करती है, ये सरकार की मंशा पे भी डिपेंड करता है और वो किस तरह से इसको काम करना चाहते हैं उस पर भी निर्भर करता है। पर हमारे लिए फ़ायदे की बात यह है कि 5G आने वाला है और गाँव में भी और जो थोड़ी सी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिकल लाइन्स हैं वो डलने वाली हैं, ये बोला गया है। उसके अलावा 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। अब उन्होंने एक और चीज़ बोली जो कि बहुत अच्छी चीज़ बोली, उन्होंने एक बात की, उन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी की, जिसमें अगर हम जो अभी तक हम समझ पा रहे हैं उस बात से वो ये है कि भाई छोटे शहरों से क्या होता है, छोटी छोटी जगहों से लोग पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के अच्छे अफसर नहीं होते, अच्छी एजुकेशन नहीं होती, अच्छे प्रोफेसर्स नहीं होते, अच्छी जिसको आप बोलते हैं एक्सपोजर नहीं होता, तो लोग कहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़
में। तो छोटे शहरों से लोग पलायन करके जाते हैं अर्बन जगहों पे, अर्बन शहरों में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, और इस तरह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर जो गिने चुने शहर कितने हैं हमारे, गिने चुने आप कुछ गिन लीजिए उंगलियों पे 20 शहर आप गिन पाएंगे हिंदुस्तान के, ठीक है। उसमें अगर इतने 1.5 करोड़, जिसको हम बोलते हैं 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 125 करोड़ की आबादी की अगर बोझ जो है वो उन 25-30 शहरों पे आ जाएगा, तो आप सोचिए कि इकोनॉमी का क्या होगा, उन शहरों की भी और बाकी भी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये पलायन रोकना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए वो नई नई तरकीबें लाते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, और ये सब गवर्नमेंट करती हैं। तो अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अमन ने बात की है डिजिटल यूनिवर्सिटी की। इसके 2 फायदे हैं। एक तो कोविड का टाइम है, तो लोग जो हैं वो भाई ऑनलाइन पढ़ाई जो है कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको ज़्यादा आसान मिल जाए, ज़्यादा अच्छे से मिल जाए। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि ये जो लोग पलायन करके जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो पलायन करके जाते हैं बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो अब ये किया गया है कि इनको जो छोटे शहरों में जगहों पे बैठ के भी डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो पढ़ाई है वो एक स्तर की, जो अच्छे उच्च से उच्च स्तर की पढ़ाई जो है, उससे जो एकेडमिक लेवल है उस तरह से पढ़ाया जाएगा, और लोग अपने घरों में, छोटे छोटे गाँवों में, देहातों में, जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे बैठकर भी उस पढ़ाई का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की। अब इसमें 2-3 चीज़ें क्या हुई, एक तो डिजिटल यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की, उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको थोड़ा सा वर्कआउट करने की उन्होंने बात की, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस, उन्होंने ऑप्टिकल लाइंस और ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल लाइंस बिछाने की बात की। इससे जो पढ़ाई है ऑनलाइन ये थोड़ा सा गति पकड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बात की वर्चुअल लैब्स बनाने की और स्किलिंग ई लैब्स बनाने की, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके, और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि यूथ को ज़रूरत है वो बनाने की उन्होंने बात की, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस चीज़ को बजट में बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की है और बहुत इसकी प्रशंसा की गई है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ल्ड क्लास होगी ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि जब हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो ये ऐसी वैसी नहीं है कि छोटी मोटी कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। बहुत अच्छे नाम की, बहुत अच्छे मानक की, बहुत अच्छे पैमाने पर ये बनाई जाएगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, या हम JNU की बात करते हैं, या हम जामिया की बात करते हैं, या हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। बिल्कुल इस स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें हाई क्वालिटी ई कंटेंट जो है कि डिलीवर किया जाएगा डिजिटल टीचर्स के थ्रू। डिजिटल टीचर्स, वैसे आज के दौर में तो सभी टीचर्स डिजिटल हो गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है, चाहे वो किंडरगार्टन की हो, चाहे 12th की हो, चाहे वो फिर हायर एजुकेशन की हो। लेकिन यहाँ पे इसका फोकस जो होगा वो डिजिटल लर्निंग पे होगा, और डिजिटल टीचर्स बाकायदा इसके लिए फोकस होंगी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरह से वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ई कंटेंट मतलब जो कंटेंट है वो प्रॉपर हार्ड बुक्स पे नहीं मिलेगा आपको, सॉफ्ट कॉपीज होंगी, उसके थ्रू आपको कंटेंट पहुंचाया जाएगा स्टूडेंट्स तक। अब स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। स्किल डेवलपमेंट आपको वैसे भी मालूम है कि अब इस गवर्नमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा चलाए गए हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, जिसको बोलते हैं स्टैक पोर्टल, विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग की, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन परीक्षण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना। इस पे आप अगर बात करें आगे चल के, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें नेशनल अर्बन जो मिशंस थे, NULM थे या NRLM थे, इस तरह के जो मिशंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आप बोलते हैं कि NULM क्या है, अर्बन लाइवलीहुड मिशंस हैं, ये रूरल लाइवलीहुड मिशंस हैं। इस तरह के मिशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। स्किल इंडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और वो डिजिटल माध्यम से की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन AA शक्ति। अब ये जो बात की थी हमने स्टार्टअप्स की और ड्रोन की, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ड्रोन जो है वो फार्मर्स का ड्रोन है, जो है किसान ड्रोन, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके अलावा आर्मी या डिफेंस सेक्टर में भी ड्रोन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। उसमें भी डिफेंस सेक्टर पर स्पेशली जो हमारे जो एरियाज़ हैं जिस पर हम बात करते हैं ना, जिसमें हम राजस्थान वगैरह की बात करते हैं, या हम उन एरियाज़ की बात करते हैं जो कि बॉर्डर एरियाज़ पे हैं, वहाँ पे ड्रोन को बहुत ज़्यादा लाने की बात की जा रही है। और ये बात की जा रही है कि वहाँ से उस तरह से वो फोकस रखा जाएगा ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है उस पर ड्रोन के ज़रिए दुश्मन की जो गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र रखी जा सके, ठीक है। बेसिकली इन्होंने और एक चीज़ क्या की है, जब हम बात कर रहे हैं ड्रोन की, तो ड्रोन को ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो थोड़ा इन्हें रिलैक्स करा है, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन दिया है रूल्स को। और ड्रोन्स पे इन्होंने एज अ सेक्टर, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ना, एज अ सेक्टर इन्होंने उसको ये करा है, एज अ सेक्टर उसको प्रमोट करना चाहते हैं ये स्टार्टअप के थ्रू। और ये जो टर्म है ड्रोन शक्ति, ये इन्होंने अपने 2022 के बजट में रखा है,
ठीक है, तो ये अभी आप मान सकते हैं कि ड्रोन्स और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है इस पे इनका फोकस है, जिसको हम बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डिजिटलाइजेशन पे, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इनका फोकस है इस साल। उसके अलावा ड्रोन्स का एक और आप देख सकते हैं कि रेलवेज में भी ड्रोन्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। रेलवेज के लिए भी कहा जाता है जहाँ पे जो रेलवे लाइन या ट्रैक्स बिछाए जाते हैं उसमें भी ड्रोन्स का बहुत अच्छा रोल हो सकता है, और काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो उस पर वर्क कर रहे हैं, जो सरकार के साथ मिलकर, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी वर्क कर रहे हैं, जो कि ड्रोन्स पे देखा जाता है कि ड्रोन्स के थ्रू वो नज़र रखते हैं किस तरह से काम हो रहा है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पटरियाँ बिछनी हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैसे ईजिली एक्सेसिबल नहीं है अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर पे भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोविड का टाइम है, हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव है, और स्पेशली जब हम सेकेंड लेयर ऑफ कोविड से ओमिक्रॉन के हम गुजर रहे हैं तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें इन्होंने नेशनल, फिर से जब मैं बात कर रही हूँ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये रोल आउट करने की इनने बात की है। हर तरह से अगर आप एक कुछ 2-4 शब्द अगर आप कीवर्ड्स पकड़ना चाहते हैं इस साल के बजट से, तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, पहली चीज़। दूसरा, इनने डिजिटल पे बहुत ध्यान दिया है ना, तो कुछ 3-4 चीज़ें वो हम एंड में और डिस्कस करेंगे। डिजिटल, इस पे इन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम पे भी, इन्होंने हेल्थ इकोसिस्टम पे भी इनने वर्क करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम डिजिटल ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं या हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बात की है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की, उन्होंने बात की है, जो कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब कोविड का टाइम है उसमें जो लोगों को वायरस से जो नुकसान हो रहा है वो तो अपनी जगह हो ही रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा होगा कि टेली कॉलिंग के थ्रू या टेली माध्यम के थ्रू या डिजिटल माध्यम के थ्रू उनको काउंसलिंग दी जाएगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की। ठीक है, ये भी अगेन एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वो माना जा रहा है गवर्नमेंट का इस मामले में, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ब्रोकन या बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जा रही है जिस पे गवर्नमेंट का ध्यान गया है कि भाई ठीक है, हेल्थ केयर को तो हमें सुधारना ही है। हेल्थ केयर तो हमें मालूम ही चल गया कि अब कोविड में जिस तरह की मार पड़ी है तो हमें पता चल गया कि कितना हमको ध्यान देने की ज़रूरत है हेल्थ केयर पे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि हमें वेलफेयर पे या वेलबींग पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पे गवर्नमेंट का फोकस आया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा अब जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी चलते थे जिसको हम बोलते हैं महिलाओं के भी जो प्रोग्राम्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई है। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर पे ध्यान देने की कोशिश की गई है, जिसमें मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं से की जो मिशंस थे, महिलाओं से जुड़े हुए जो मिशंस थे उन पे फोकस करने की कोशिश की गई है, जिसमें मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी है। सक्षम आंगनवाड़ी में इसको पोषण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि भाई जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको बहुत अच्छे से अच्छा पोषण मिले, अच्छे से अच्छा खाना मिले। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो उनने काफ़ी बढ़ा दिया है, और इसके लिए जो राशनिंग है वो भी बढ़ाई गई है। पोषण 2.0 टू बी लॉन्च्ड, और इसके लिए उन्होंने पैसे भी एलोकेट किए हैं, और काफ़ी बड़ी रकम उनने एलोकेट किया है ताकि अच्छा पोषण, अच्छा खान पान बच्चों को मिल सके जो कि आंगनवाड़ी में आते हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि आंगनवाड़ी जो है उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। पोषण जो है वो तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा उनकी जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए, उसके लिए भी एक फंड जो है वो एलोकेट किया गया है। उसके अलावा इनको सक्षम आंगनवाड़ी में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी, और 2 लाख जो आंगनवाड़ी अभी हैं प्रेजेंट में जो काम करती हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको अपसाइकिल किया जाएगा, उसमें और भी सख्त सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी सरकार के द्वारा। अब हम बात करते हैं वेलफेयर फोकस की। आपने अगर प्रधानमंत्री का जो भाषण है इस पे अगर सुना होगा, अगर आपने प्रधानमंत्री का जो इस पे बाद में जो बजट के ऊपर जो भाषण आया है वो आपने सुना होगा, तो उन्होंने बिल्कुल इस पे ये जो शब्द हैं ये प्रधानमंत्री के थे, जो उन्होंने बोला कि हर घर नल से जल। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली कि भाई हमारा जो है वो वेलफेयर बजट है, हम फोकस काय पे कर रहे हैं कि हर आम आदमी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी हों, उसके लिए बोला जा रहा है कि ये आम आदमी का बजट है। हालांकि इकोनॉमिस्ट का या जो भी बुद्धिजीवी हैं, या हम बात कर लें जो कि जिन लोगों ने इस बजट को बहुत गहराई से पढ़ा है, उनका कहना है कि भाई ये पॉपुलर बजट बिल्कुल नहीं है, ये सरकार का बजट है। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री का कहना है कि आम आदमी का बजट है, जिसमें से 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा 2022-23 में, जिसमें पानी की जो समस्या है बेसिकली उसको कवर किया जाएगा कि कम से कम घर घर में पानी आए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उन तक पहुंचा सकें, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर सकें। अब आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स में जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको बांटा जाता है।
है ना, किस तरह से बांटा जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पहली चीज जो होती है वो हम किस तरह से बांटते हैं, नेसेसिटी, वांट्स एंड लग्जरीज। ठीक है, तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं कम से कम लाइफ की, वो मुहैया कराई जाए सब नागरिकों को, ये बात उन्होंने कही है। उसके अलावा आवास योजना की बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 80 लाख जो घर हैं वो बना के तैयार किए जाएंगे 22-23 तक, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उस तक, तो उसमें 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला, इसमें उन्होंने बोला पीएम डिवाइन बोला गया है उन्होंने इसको। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट पे, नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पे उन्होंने फोकस किया है। और उसका रीजन क्या दिया उन्होंने कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम फैसिलिटीज हैं, ये भी एक अच्छा स्टेप है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम फैसिलिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट को फोकस में रखते हुए उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिसपे बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत एक अलग एरिया बन जाता है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे कम्यूटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो नेटवर्किंग है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और नॉर्थ ईस्ट में उसको एलिनेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत रही है हमेशा से सरकारों से, चाहे वो ये सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो। नॉर्थ ईस्ट का ये कहना है कि भाई हमें इस तरह से रखा जाता है या इस तरह से बात की जाती है जैसे हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, तो बिल्कुल हमें एलिनेट करके रखा जाता है। तो इस सरकार में काम किया जा रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट किया जाए, इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव सा फील कराया जाए और उनको फोकस किया जाए। दूसरी बात, इसका रीजन एक बहुत बड़ा ये भी हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि अभी गालवान में हुआ था, ठीक है, और चाइना के जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि उसने किस तरह से वो अपना, अभी नेपाल से भी इनफैक्ट हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बाकी चाइना से तो जो है वो चली रही हैं, नेपाल भी बीच में आ गया था कि उसका कहना था कि भाई जो इंडिया है उसने अपने जो पॉलिटिकल मैप है उसमें चेंजेस कर दिए हैं और नेपाल का एक हिस्सा जो है अपने पॉलिटिकल मैप में दिखा दिया है, जिसको हमने खंडित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें चाइना के थ्रू क्या हो रहा है आपको मालूम है, अरुणाचल प्रदेश पे किस तरह से चाइना जो है वो बिल्कुल उसने अपने जो मैप है उसमें दिखाने की कोशिश की, और बाकी सारी चीज़ें जिस तरह का वो स्ट्रेस और टेंशन नॉर्थ ईस्ट में वो चल रहा है वो आपको पता ही है। तो ये एक इस तरह का भी कदम स्ट्रैटेजिकली देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का ये जो स्टेप है नॉर्थ ईस्ट पे फोकस रखने का, वो इससे भी मिलता जुलता है, इससे भी उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, जो कि अभी प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वहाँ की जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनको इंक्लूसिव फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात मैं बोलूँ आपसे तो आपने वो मूवी देखी थी चक दे इंडिया, उसमें जो प्लेयर्स रहती हैं, जो आपको मालूम है ना वो काहे के ऊपर थी, वो बेसिकली थी सॉकर के ऊपर, है ना, उसमें सॉरी हॉकी के ऊपर वो मूवी थी। और उसमें जितनी भी जो प्लेयर्स रहती हैं उसमें एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेयर रहती है, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेयर रहती है उससे वो जब आती है यहाँ पे अपना जो कैंप में रजिस्टर कराने के लिए, तो उससे पूछा जाता है कि भाई हमारी गेस्ट हो, आके तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे, तो वो बड़ा अच्छा जवाब देती है। अगर वो देखा जाए तो बड़ी गहराई वाला है उसमें जवाब कि भाई हमें अपने देश में गेस्ट बन के अच्छा लगेगा या हमें अपने देश में मेहमान बन के अच्छा लगेगा क्या। तो ये देखा जाए तो बहुत गहराई से इसको सोचने वाली बात है कि पहले आपको मालूम है कि कुछ बहुत ही अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था नॉर्थ ईस्ट के लिए, फिर उसको पीनलाइज किया गया, क्रिमिनलाइज किया गया, है ना, कि अगर आज की डेट में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे नॉर्थ ईस्ट से आए हुए लोगों को संबोधित करने के लिए तो आपके ऊपर केस हो सकता है, मुकदमा दायर हो सकता है। तो ये जितनी भी जो पहल की जा रही है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनको इंक्लूसिव फील कराने के लिए की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, वो इंडिया का यूनियन, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनको अगर वो इंक्लूसिव फील कराया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देर आए दुरुस्त आए, ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था, लेकिन चलिए जब भी उठा, जिस भी सरकार ने उठाया बहुत अच्छा उठाया है। अब हम बात करते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स की, फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इस पे काम किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्थ बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स। अगेन ये नॉर्थ ईस्ट की ही बात हो रही है, इसमें जो भी विलेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी से शहर हैं, जो भी छोटे छोटे गाँव देहात हैं नॉर्थ बेल्ट में, जिनको नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, जिनको अभी तक थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं निगलेक्ट किया गया है या ओवरलुक किया गया है, जितना फोकस होना था उतना नहीं हुआ है, उस पर फोकस करने की तैयारी सरकार ने की है। ठीक है, और एक और फोकस अगर आप सुनेंगे, अगर आप देखेंगे ना, जब आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, अगर आप पीएम का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि एक उनकी कोशिश ये भी है कि भाई जो भी लोग हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी बेसिक ज़रूरतों के जो सामान है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनके रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटीज़ हैं, उनको उनके घरों में मुहैया कराई जाए, उनको वहीं पर जहाँ पर वो रहते हैं रूरल एरियाज़ में वहीं पर मुहैया कराई जाए, ताकि ये जो पलायन हो रहा है, जो जिसको हम बोलते हैं ना फ्लड होके जो पॉपुलेशन है जो अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, वो ना हो, उस पर रोकथाम की जा सके और बैलेंस रखा जा सके इकोनॉमी में।
ठीक है। उसके अलावा अब क्या किया गया है, डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेस, 100% ऑफ पोस्ट ऑफिसेस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, पोस्ट ऑफिसेस, एक टाइम था जब पोस्ट ऑफिसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते थे, जिसको आप कहते हैं ना, पोस्ट ऑफिसेस बिल्कुल ऐसे माने जाते थे जिसको एक नर्व ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता था। लेकिन विद द काइंड ऑफ डिजिटलाइजेशन जिस तरह का हो रहा है, कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस उससे कंपीट, उससे के साथ जिसको आप कहते हैं ना तालमेल नहीं बिठा पाए, जिसको कहते हैं कि अपनी स्पीड जो है कदम से कदम मिला के नहीं चल पाए, तो वो लैक करते चले गए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस की बंद होती चली गई, बहुत बेसिक सर्विसेज जो हैं पोस्ट ऑफिस की बंद होती चली गई। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बदलते हुए समय के हिसाब से अपने आप को ढालें। तो अब ये किया गया है कि 100% पोस्ट ऑफिस, जितने भी पोस्ट ऑफिस भारत में हैं, वो सारे कोर बैंकिंग पे काम करेंगे अब, ठीक है। अब ये जो पेपर पन्ने वन्ने का काम है वो सब ठीक है, लेकिन अब कोर बैंकिंग में जैसे बैंक्स काम करते हैं कोर बैंकिंग पे, वैसे ही पोस्ट ऑफिसेस भी काम करेंगे। डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। ये काम किया गया है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको क्या करना है, 75 डिजिटल बैंकिंग के जो सेटअप्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सेटअप करने हैं कहाँ पे, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये काम दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। डिजिटल करेंसी इस बार लाई गई है, जो कि अगेन बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं ना, एक अगर आप इस साल के बजट की बात करते हैं तो डिजिटल करेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा की हाईलाइट है इस साल के बजट का। और उसमें भी उन्होंने क्या किया है, उसमें अगर बाद में आप उनका देखेंगे, वित्त मंत्री का भाषण सुनेंगे, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में जो फर्क है वो भी समझाया है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आप समझते हैं, नाम आपने सुना होगा। अब वो क्या है क्या नहीं है हम उस पर नहीं जाते। हम ये बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब क्या हो रहा था, क्योंकि आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो खुद अपनी डिजिटल करेंसी ला रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी को लेके आरबीआई हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा है आरबीआई का। और इनफैक्ट 2017-18 में तो आरबीआई का कहना था कि भाई इसको पूरी तरह बैन कर दिया जाए, ठीक है। और बाद में खैर वो हटा लिया गया बैन और वो सब कुछ हुआ। लेकिन अभी थोड़ी सी राहत जो है, मतलब हालांकि टैक्सेशन के स्लैब में उसको डाल दिया गया है, अब उसको रिकग्नाइज कर लिया है आरबीआई ने, यही बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए लोग हैं वो ही इस बात को बहुत बड़ा मान रहे हैं कि चलो आरबीआई ने इसको रिकग्नाइज तो किया। जहाँ पे बिल्कुल ही इसको वो करने वाले थे, वो कह रहे थे कि भाई हम इसको तो मान्यता रद्द करने वाले हैं, वो चीज़ कम से कम खत्म कर दी आरबीआई ने, उसको टैक्सेशन के स्लैब में ले आए, 30% उसके ऊपर टैक्स जो है वो लवाई कर दिया, ठीक है। उसको एसेट के तौर पर लिया गया है, डिजिटल करेंसी के तौर पर क्रिप्टो करेंसी को नहीं लिया गया है। लेकिन डिजिटल करेंसी अपने आप में आरबीआई लॉन्च करने वाला है, ये इस बजट का हाईलाइट होने वाला है। ओके, अब हम और क्या बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब क्योंकि हम जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट, तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है काय पे कि इन दोनों के बीच में तालमेल जो है वो बहुत अच्छे से हो और कोलैबोरेटिव वर्किंग हो। अब इसमें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस चाहिए, इनको इंटीग्रेटेड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम थ्रू आईटी ब्रिजेस। आईटी पे फोकस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और ये कहा जा रहा है कि भाई जो ये ब्रिज है, जो गैप है जो प्राइवेट और पब्लिक का है, उसके बीच में ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इंटीग्रेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल सिस्टम का किसके थ्रू किया जाएगा, आईटी के थ्रू, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये गैप जो है ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ परिवेश portal, unique land parcel identification number for IT-based management land records, establishing C-PACE to facilitate voluntary winding up of companies। अब एक्चुअली वही है जो फोकस आपका कहा जा रहा है ना, कि वो बेसिकली आप मोटे तौर पे अगर ये समझते हैं, अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी तो शायद आप बहुत कंफ्यूज होंगे। बेसिक मोटे तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, आईटी पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, उसके थ्रू बहुत अलग अलग जो पोर्टल्स हैं वो रन किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं वो पोर्टल्स के थ्रू मैकेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ें पेन पेपर पे हुआ करती थी उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की और थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने की, अपस्केल करने की ज़रूरत मानी जा रही है। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डिजिटल होती जा रही है, तो हमारे यहाँ भी इसी पे वर्क किया जा रहा है। अब जैसे बात क्रिप्टो करेंसी की जा रही थी, राइट, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी चल रही थी। आरबीआई ने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है और एक बार आरबीआई ने बोला कि इस पर हमें रोक लगानी चाहिए। चलिए ठीक है, रोक नहीं लगाई तो अभी जो क्रिप्टो करेंसी की अगर आप किसी पे बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी वाले जो
जो हैं वो इसी पे खुश हैं कि चलो आरबीआई ने रोक नहीं लगाई, 30% ब्रैकेट दिया, 30% टैक्सेशन पे कर दिया, और टैक्सेशन आपको एज एन एसेट उसको कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, उसको करेंसी के तौर पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली है अभी भी। और एसेट में भी कैसे, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी किसी को अगर गिफ्ट दी, ऐसा गिफ्ट आपने दिया, तो जो जिसको मिल रहा है, जो ले रहा है ना, उसके ऊपर लेवाई किया जाएगा 30% टैक्सेशन, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पोर्टल्स, डिजिटल जिसको आप कहते हैं ये परिवेश पोर्टल हो गया, या यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, जो कि आईटी के बेस्ड होगा, जो लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, है ना, जो आपका कहा जाता था कि जो लैंड रिकॉर्ड जो कि रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स की सर्विसेज होती हैं, उसमें जो भी होगा उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आईटी सेक्टर और एआई पे बहुत ज्यादा फोकस है। ओके, इसके अलावा एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम, अगेन ई बिल सिस्टम एंड यूटिलाइजिंग श्योरिटी बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। AVCG promotion task forces support to 5G under PLI schemes। 5G मैंने आपको बता ही दिया कि 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है वो उन्होंने कॉल कर दिया है। ओपनिंग अप ऑफ डिफेंस एंड RD मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जितना भी है ये इंडस्ट्री पे, स्टार्टअप पे, एकेडमिक लाइंस में, सब में जो आईटी और एआई और उसका जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उस पर वर्क किया जाए, उस पर फोकस किया जाए। उसके अलावा आप अब बात कर सकते हैं, काहे कि हम बात कर सकते हैं एक्सक्यूज मी, हम अब बात कर सकते हैं अलग अलग फोकस जो उनकी स्कीम्स हैं उनके थ्रू। अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे, वैसे उनका फोकस प्राइवेट उस पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कोई सहूलियत देने की, तो जैसे जो अभी आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले NPS स्कीम के थ्रू कितना 14% रिबेट मिलता था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट को 10% मिलता था, अब वो स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता था, लेकिन उनका भी अब 14% कर दिया गया है बढ़ा के, जो कि अब सेंटर और स्टेट का बिल्कुल सेम हो गया है। लेकिन ये फायदा जो है ये अभी भी पब्लिक सेक्टर में है, ये प्राइवेट में नहीं दिया गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने मुहैया तो कराई है प्राइवेट सेक्टर को, उन्होंने कुछ चीज़ें जो रिबेट और कुछ तरह की चीज़ें तो उन्होंने दी तो हैं, लेकिन इतना नहीं दी गई हैं अभी भी जितना प्राइवेट सेक्टर को खुश करने के लिए काफ़ी हो। अब काफ़ी लोग इस बजट की जब बात कर रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि भाई इस जो आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं वो सब तो ठीक है, अभी आप करेंगे काय के थ्रू, या आप करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू। तो काफ़ी लोगों ने इस पर आलोचना भी ये जताई है कि भाई ये जो है ये अमीर लोगों का बजट है, और इसमें जो लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेस क्लासेस हैं, उनको सहूलियतें प्रेजेंट कराई गई हैं, या उनको थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि उनको फेलिसिटेट करने की कोशिश सरकार ने यहाँ की है। अब ये आलोचना है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, इस पर बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग की, और इसमें बात की जा रही है इंश्योरेंस ऑफ चिप एम्बेडेड पासपोर्ट। ई पासपोर्ट पे उन्होंने ध्यान दिया है कि पहले जो पासपोर्ट, अब वैसे तो जो पासपोर्ट पहले जो बनता था, पहले तो पासपोर्ट बहुत लंबा प्रक्रिया होती थी, बड़ी लंबी जो उसकी जो प्रक्रिया होती थी पासपोर्ट बनाने की होती थी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। अब उसको थोड़ा सा जब डिजिटलाइज किया गया तो थोड़ा सा वो ईजी हो गया। अब उसको और एक कदम ले जाके आगे ई पासपोर्ट पे ध्यान दिया जा रहा है कि अब ई पासपोर्ट बनाया जाए। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ, इम्प्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांजिट ओरिएंटल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसमें 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे उन्होंने ध्यान दिया है अर्बन प्लानिंग में। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन ऑल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन इन अर्बन एरियाज। इसमें क्या किया है, अब उन्होंने फोकस कहाँ पे किया है बेसिकली कि जो ई व्हीकल्स हैं, है ना, जो ई व्हीकल्स चलते हैं बैटरी ऑपरेटेड हैं, तो उसमें क्या किया उन्होंने, स्वैपिंग पॉलिसी लाए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई आपको जगह जगह पे जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और उसमें एक तरह की बैटरीज जो है वो बनाई जाएंगी, ताकि क्या होगा कि स्वैपिंग पॉलिसी मतलब ये ना हो कि कोई आया है और फिर उसको अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए वहां पे रुकना है, और फिर उसकी बैटरी चार्ज हो पाएगी, कब वो बैटरी चार्ज होगी और कब वो आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने सिंपल सी एक स्वैपिंग पॉलिसी रखी है कि आप आइए, सब जितनी भी ई व्हीकल्स हैं सब में एक ही तरह की बैटरी होगी, एक ही तरह की बैटरी रखी जाएगी, और आपको आप आइए अपनी बैटरी वहां पे छोड़िए, जो चार्ज बैटरी है वो लीजिए और जाइए, ठीक है। इस तरह का उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने कहा है कि जितनी भी बैटरीज हैं वो एक तरह की होंगी, और स्वैपिंग के थ्रू वर्क करा जाएगा, स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी चार्जिंग स्टेशन पे। उसके अलावा उन्होंने अभी आपको मालूम है कि जब सब्सिडी है, सब्सिडी जो है वो कम करने की बात चल रही है, और ये भी बात चल रही है कि भाई फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो दोबारा बढ़ेंगे, चाहे वो गैस प्राइसिंग के प्राइसेस हों वो भी बढ़ेंगे, चाहे आप
पेट्रोलियम की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, सबके प्राइसिंग 2 रुपए के आसपास बढ़ने की बात हो रही है। अब कई लोगों का इस पे, विपक्ष का खासकर ये कहना है, और विपक्ष ने काफ़ी इस पे चुटकी भी ली है कि भाई अभी क्या है, इलेक्शन कॉल है ना, इलेक्शन टाइम है, तो इस टाइम पे तो होगा नहीं, एक बार 10 मार्च का जो समय है वो निकल जाने दीजिए, एक बार जो मार्च का जो फर्स्ट सेकेंड वीक है वो निकल जाने दीजिए, फिर आप देखिए जेब पे क्या मार पड़ती है। तो ये भी माना जाता है, लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा सा, जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा उसको कवर अप करने की कोशिश की है कि भाई हम जो हैं वो चाह रहे हैं कि आप पेट्रोल जो है आप उस पर इस्तेमाल ही ना कीजिए, पेट्रोल डीजल पे आप ई व्हीकल और ई कॉमर्स पे, सॉरी ई कॉमर्स नहीं, ई व्हीकल पे आप जाइए, और ई व्हीकल की जो के तहत जो सोलर एनर्जी है या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए, और उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये स्वैपिंग पॉलिसी भी लागू की है। ठीक है, अब इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू पंप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन 2022-23, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। इसको इन्होंने और कहा है कि भाई इस साल भी हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पंप अप करने का काम करेंगे। डिजिटल रुपी मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि डिजिटल करेंसी जो है आरबीआई स्टार्ट करने वाला है 2022-23 में, और इसका जो बहुत बेसिक डिफरेंस है, उन्होंने ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है, ये आरबीआई अपनी, हमारी भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर्स की। ठीक है, टैक्स प्रपोजल्स की। अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years फॉर करेक्टिंग एरर्स। अब हुआ क्या है कि टैक्स में इन्होंने कोई छूट तो दी नहीं है, कोई रियायत तो दी नहीं है। पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं, 2 तरह से टैक्स भरे जाते हैं, ओल्ड एंड न्यू, है ना। नए में क्या होता है कि आपको देना पड़ेगा, सेविंग वगैरह आप शो नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर अभी भी जो टैक्स पेयर्स हैं वो ओल्ड वाले पे जाते हैं और ओल्ड के थ्रू ही टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, एक रियायत जो उन्होंने ये दी है कि भाई अगर आपने आईटी रिटर्न्स में आपकी कोई गलती है, कहीं भूल चूक हो गई है आपसे, तो पिछले 2 साल के जो आईटी रिटर्न्स हैं वो आप अपडेट करके फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये उनने कहा है कि ये हमने जो जिसको कहते हैं ना रिलैक्सेशन, ये हमने दिया है। इसके अलावा डिसेबिलिटी दी है उनने, टैक्स रिलीफ उन लोगों को जो कि डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उनको थोड़ी सी उन्होंने रिलीफ टैक्स को में दी है। उसके अलावा रिड्यूसिंग ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव्स, इन्होंने कोऑपरेटिव्स के जो रेट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया है। एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स, ये जो एक्सटेंडिंग कर दिया है, ये मैंने बताया ना आपको 2023 तक कर दिया है इन्होंने, पहले 2 साल का था, अब इन्होंने 2023 तक उसको बढ़ा दिया है। तो इसमें इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिया है, बस जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, और टैक्स इंसेंटिव जो थे, इनके जो रिबेट थे वो 1 साल और एक्सटेंड कर दिए हैं। इसके अलावा ट्रांसफर वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 30%। ये अब हम बात कर रहे हैं, अगेन आ गए हम ये क्रिप्टो करेंसी पे। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी में अगेन 30% एसेट उसको माना गया है, और जो भी जिसको दिया गया है अगर आपको गिफ्ट के तौर पे दिया गया है तो ये मानिए कि आपको 30% जो है उसका टैक्स देना पड़ेगा। अब बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील, एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट नॉट अलाउएबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजिंग, अब इनमें एक और चीज़ इन्होंने की है कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें इन्होंने क्या किया, उस पर 15% की इन्होंने कैपिंग कर दी है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं, वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, हाउसिंग हो सकता है, इस तरह के उस पर इनने 15% की कैपिंग कर दी है। लेकिन बाकी जो टैक्सेस हैं वो एज इट इज़ हैं, वो स्टेटस को रखे गए हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फुली आईटी ड्रिवन इन सेस, पूरी की पूरी आईटी ड्रिवन होगी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। फेजिंग आउट कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट इंपोर्ट ग्रेजुअली एंड अप्लाई ऑन मॉडरेट टैरिफ ऑफ 7.5। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपको मोटा मोटा इस पर ये समझना है कि भाई साहब टैक्सेशन पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली है। टैक्सेशन के जो डायरेक्ट टैक्सेशन के स्लैब थे, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हम जीएसटी की बात कर लें तो जो स्लैब थे वो एज इट इज हैं। जो चीज़ कम हुई है वो हुई है कस्टम ड्यूटी, जो कि 5% से घटाई गई है। तो उसका सीधा डायरेक्ट फायदा अभी से या कल से आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो जो ओल्ड एंड न्यू पॉलिसी थी तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा छूट या किसी तरह की आयकर में रिबेट नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। बस वो ओल्ड एंड न्यू पॉलिसी वाला जो फंडा है ना कि आपको 2 साल तक की, ये उन्होंने राहत दे दी कि आप 2 साल तक के आईटी रिटर्न्स जो हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 15% उन्होंने ओवरऑल कैपिंग करती है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम उस पर, लेकिन बाकी जितने भी जो टैक्सेस वगैरह थे वो एज इट इज है।
ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो हाउसिंग की बात करते हैं, तो आम आदमी पहले आपको मालूम है जब हाउस बनता था तो एक पहला जब घर होता था तो उस पर तो आपको रिबेट मिलता है, दूसरे घर पे भी मिलता था, तो दूसरे घर पे जो रिबेट मिलता था वो भी उनने हटा दिया है। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं ये सब तो अपने कहने की बातें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी सच्चाई है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि पैसा जाता कहाँ है। हमारा अगर पैसा है जो हमारे पास, जो सरकार के पास पैसा है, वो एलोकेट कैसे होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये रुपी है, इसको किस तरह से दिया जाता है। सेंट्रल स्कीम्स में 15% दिया जाता है, सेंट्रल स्कीम्स में 15% दिया जाता है। फाइनेंस में कमीशन या अदर ट्रांसफर्स में 10% है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 17% है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 20% है। डिफेंस में 8% लगता है। सब्सिडीज 8% की दी जाती है, जो कि लगातार हमारे यहाँ कम होती जा रही हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9% होती है। पेंशन 4% होती है। तो इस तरह से हमारा जो पैसा है वो लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा डेफिसिट जो है वो हमारी जो इनकम है उससे बड़ा है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी इनकम से ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स उसके लिए ये बोला गया है कि कोविड की मार और कोविड और पेंडेमिक और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसको किस तरह से कम करने की कोशिश की जा रही है डेफिसिट को, इसकी उन्होंने बात की है। इसकी उन्होंने जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है। हालांकि बजट में जब आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन जैसा कोई जिक्र नहीं किया गया बाद में, बल्कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी हो वित्त मंत्री की, तो जब वो हुई तो एक जो रिपोर्टर थे उन्होंने उनसे सवाल पूछा, जो कि सीधा सीधा सा सवाल पूछ लिया था कि भाई आपने इन्फ्लेशन पे बड़ा गोलमोल जवाब दिया। तो उस पर अगर आपने वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं उनका अगर आपने रिस्पांस देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल आग बबूला हो गई थी, बिल्कुल भड़क गई थी बुरी तरह से। और उन्होंने कहा कि भाई इफ़ यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विथ माई आंसर आई विल आस्क समबडी एल्स टू स्पीक अपॉन दैट। और फिर उन्होंने गोलमोल सा अगेन उन्होंने जवाब दिया, वो गोलमोल सा ही था, लेकिन वो इस बात पे जो शब्द है ना गोलमोल, ये उनको बड़ा चुभ गया और उनको बड़ा खराब लगा और उन्होंने बहुत उस पर वो जो रिपोर्टर थे उनको लताड़ दिया और उन्होंने बिल्कुल बोला देयर इज नो गोलमोल सर, देयर इज नो गोलमोल हेयर, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी स्ट्रेट, राइट। हालांकि वो स्ट्रेट नहीं था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और वो गोलमोल जवाब कब देती है सरकार, जब उसके पास कोई जवाब बहुत कॉन्क्रीट देने को नहीं होता, जैसे कि कोई कॉन्क्रीट बात बिल्कुल सिरे से गायब कर दी जाती है। जब बात होती है जीडीपी की या पर कैपिटा इनकम की या इन्फ्लेशन की, किसी के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है, बिल्कुल सिरे से उसको नकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार, हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है और हम देखते हैं इफेक्टिव कैपिटल कितना है। ठीक है, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा अगर आप देखते हैं तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इतना, जिसको हम मानते हैं 31 लाख करोड़ के आसपास। अब माना ये जाता है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो बहुत कम है इसके मुकाबले, तो हमें इधर उधर से जो लोन है, जो उधारी है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसपे अब एक और चीज़ होती है कि क्या होता है, देखिए आपको समझना होगा कि जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो हम बात इसमें ये भी करते हैं कि जो सरकार है वो फ्यूचरिस्टिक बजट उसने बनाया है ना। बार बार सबका ही कहना है, सरकार के आप किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, वो उनका कहना है कि बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है हमारा। 25 साल का विजन लेके हमने ये बजट बनाया है, क्योंकि अमृत महोत्सव का समय है, अमृतकाल बजट है, 25 साल आगे तक का हमने सोचा है। ठीक है, अब बजट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको हम 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, काहे में करते हैं, नेसेसिटी, वांट्स एंड लग्जरीज। इसी तरह बजट में बहुत सारे पहलू होते हैं जिसको आप कहते हैं स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल। ठीक है, तो दोनों तरह से वो चीज़ें देखी जाती हैं। एक कंटिजेंसी रिजर्व होता है जो रखना पड़ता है। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि आपके घर में एक स्कूटर है। ठीक है, आपके फादर, चलिए कार मान लीजिए, आपके फादर एक कार चलाते हैं। अब आपके पापा का मन है कि भाई एक अपग्रेडेड कार का मॉडल आ रहा है और मैं वो खरीदना चाहता हूँ। चलिए वो खरीद लेते हैं, वो उनने मन बना लिया कि मुझे उसमें पैसे लगाने हैं। पैसा जो है वो फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड आय है, वो आप कहीं पे भी कैसे एलोकेट कर रहे हैं बात उसकी हो रही है। तो ये बात मान ली उनने कि मुझे वो कार खरीदनी है। फिर उसी टाइम पे आ जाता है कि भाई आप कहते हैं कि मुझे तो एक कोई कोर्स करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और मैं अगर कर लूँगा तो मेरे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो कोई ऑनलाइन कोर्स है, मुझे वो करना है। तो फादर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार चलो कार जो है वो तभी अपना काम चल ही रहा है उससे, तो उसको रोक देते हैं, ये जो कोर्स वो बच्चा बोल रहा है इसको करा देते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इससे। ठीक है, इसके जो फ्यूचर बेनिफिट है वो आज की डेट में नहीं होगा, लेकिन जब ये 12वीं पास कर लेगा, कॉलेज में चला जाएगा, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो बड़ा काम आएगा, तो ये फ्यूचर में इसके लिए बेनिफिशियल होगा।
ठीक है, तो फादर जो है वो अपनी जो अभी फिलहाल जो लग्जूरियस नीड है उनकी, जो उनकी वांट है, उसको हटा देते हैं और आपके फ्यूचर पे फोकस करते हैं। वो आगे के लिए बात करते हैं, स्ट्रैटेजी सोचते हैं वो कि आगे के लिए काम आएगा, अगले 15 साल में शायद इस बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल होगा। अब उसी टाइम पे होता है कि आपके घर के कोई बुजुर्ग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, तो अब क्या होगा कि पापा सोचेंगे कि यार अब तो कोई बात ही नहीं होगी, अब ना कार आएगी ना वो ऑनलाइन कोर्स होगा, सीधे सीधे कि ऑब्वियसली घर का कोई प्राणी अगर हॉस्पिटल में बीमार है या किसी को कोविड हो गया या हॉस्पिटल में है, सीधे सीधे जो भी पैसा है, जो भी बचा हुआ पैसा है वो एलोकेट कर दिया जाएगा उनकी हेल्थ पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये डिपेंड करता है इस तरह से, जो हमारा सरकार है, जो हमारे बजट है वो भी इसी तरह से बनता है। कुछ हमारी स्ट्रैटेजिक नीड होती है, कुछ टेक्टिकल होती है, कुछ कंटिजेंसी रिजर्व्स होते हैं, तो वो सब कुछ सरकार को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। और हमारी जो इनकम है उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर हैं, जाहिर सी बात है जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं से तो ये बैलेंस करना पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा। और वो डेफिसिट सरकार बोल रही है कि वो धीरे 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 2025 तक उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि उसको कम करके 4% के आसपास ले आएगी। हालांकि ये लक्ष्य अभी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही फार साइटेड लक्ष्य है और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है अभी जिस हिसाब से दर चल रही है उसको देखकर। अब हम समझते हैं, ये आपने समझ लिया, ये आप समझ गए एक्सपेंडिचर और इनकम का खेल। अब अपना आगे बढ़ते हैं कि एलोकेशन कैसे हुआ है मेजर स्कीम्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये करोड़ में है अमाउंट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन की। नेशनल हेल्थ मिशन में जब हम बात करते हैं 2021-22 में कितना था रेवेन्यू, ये 34947 करोड़, और 2022-23 के लिए क्या रखा गया है 37800। ठीक है, तो प्राइसिंग बढ़ाई गई है। इसी तरह जल जीवन मिशन जो है ये भी करोड़ में है, इसमें क्या रखा गया है, इसमें 2023 में जो एस्टिमेटेड है वो क्या है, वो 60,000 करोड़ में है, और जो इसमें था 2021-22 में था वो कितना था 45011 करोड़। तो हर चीज का जो फाटक है ना, जिसको हम बोलते हैं एकदम शुद्ध भाषा में फाटक, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन मिशन जो है वो करोड़ में अगर हम बात करते हैं 2021-22 में तो कितना था 30,796 करोड़, और यहाँ पे 22-23 में एस्टिमेटेड कितना है 39,553 करोड़। ठीक है, इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना था 2021-22 में कितना था 14,000 था, और यहाँ पे अभी 19,000 रखा गया है एस्टिमेशन। उसी तरह पीएम किसान का जो था योजना में वो कितना था, वो 2021-22 में था 67,500, और अभी एस्टिमेटेड रखा गया है 68,000। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, 500 करोड़ का ही हायर रखा गया है। तो ये अगर आप चाहें तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं आगे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अगेन आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं इस योजना की, तो इसमें कितने करोड़ का निवेश किया गया है 2022 में जो था वो 5,000 था, और अभी जो रखा गया है एस्टिमेशन वो रखा गया है कितना 6,400, मतलब 1,400 करोड़ और एडिशनली। ओके, और इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, तो इसमें भी इसी तरह का बढ़ाया गया है, इसमें 7,400 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इस तरह आपने पूरा बजट जो है, मेरे ख्याल से वो मोटे मोटे तौर पे आपको पूरा बजट समझ में आ गया है। अगर हम इस बजट की बात करते हैं, अगर हम इस पे ध्यान देते हैं, अगर आप मोटे मोटे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई 2-4 जो पहलू हैं, जो चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। पहली पहलू क्या है इसका, पहला पहलू तो ये है कि भाई डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहली चीज़, हर तरफ से डिजिटलाइजेशन, चाहे आप वो ई कॉमर्स की बात कर लीजिए, ई व्हीकल की बात कर लीजिए, ई पासपोर्ट की बात कर लीजिए, AI, IT और डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पहली चीज़, अमृत महोत्सव की बात की गई है, अमृत काल बोला जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक बजट कहा जा रहा है इसको, 25 साल का ये विजन लेके चले हैं, ये इन्होंने सेकेंड बात बोली है। थर्ड चीज इन्होंने जो बोली है वो ये बोली है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने एज एन एसेट लिया है, एज ए करेंसी नहीं माना है। 30% उस पर टैक्स लेवाई किया गया है, और उस पर यह किया गया है कि भाई आपको ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर कोई आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो भी वो जो लेने वाला है उसको 30% टैक्स देना होगा। और डिजिटल करेंसी जो है RBI अपनी खुद की लॉन्च करने वाला है, ये है।
टैक्सेशन का जो स्लैब है वो एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई है, कोई भी राहत नहीं दी गई है, कोई भी चीज कम नहीं की गई है, एज इट इज रखा गया है स्लॉट। लेकिन उसमें बस उन्होंने ये बोला है कि कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा थी कि वो बढ़ाया ना जाए और लोगों के ऊपर कर का बोझ ना पड़े, तो ये वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने रेलवेज में जो बात की गई है वो किस तरह की बात की गई कि जो हाईटेक जो रेलवेज हैं, जैसे कि हमने देखा जिसको हम बोलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, वो चलाने की बात की, प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाने की बात की, डिजिटलाइजेशन की बात की, ड्रोन की बात की, मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर इसको बोला है, मोटा अनाज का साल इसको बोला गया है। उसके अलावा इसमें और क्या किया गया है, किसान को किसान की बात की, MPS देने की बात की किसानों को। उसके अलावा 5 जो रिवर्स हैं उनकी इंटरलिंकिंग की बात की, जिसपे शुरुआत जो है वो केन और बेतवा से की जा रही है, राइट। तो ये जो हम समझ रहे हैं ये मोटे मोटे तौर पे बजट इस साल का है, राइट। तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी इसमें कुछ डिटेल में समझना था तो आप मुझे बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने जितने सरल शब्दों में आपको बजट समझाने की कोशिश की है वो इससे ज्यादा सरल शायद नहीं हो सकता था, राइट। बजट अगर अब आपके घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग घर के बैठ के जब बजट डिस्कस करें तो आप भी बिल्कुल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बजट का इन एंड आउट पता चल गया है। गॉट इट। तो अब तक जो बजट का जो टॉपिक था ना वो बड़ा टेक्निकल और बड़ा डिफिकल्ट माना जाता था, सोचा जाता था कि भाई ये तो घर के बड़े ही बात कर सकते हैं, और खासकर वो लोग जो बाहर नौकरी पेशा हैं या बाहर जाते हैं वो बात कर सकते हैं बजट की, क्योंकि बजट उनको ही अफेक्ट करता है, ये टैक्स जो है उनको अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आप यहाँ पे भले ही आप 1 दिन के हैं या आप 100 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट आपको भी उतना ही अफेक्ट करता है। हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अफेक्ट वो आपको भी करता है, ठीक है। तो अब ये पूरा जो हमारा सेशन था बजट के ऊपर था। आपको जो भी चीजें थी, जो भी समझ में आया, मेरे ख्याल से मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। इस पे बहुत सारी राय है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं, और जिस तरह से अभी तो बिल्कुल आया ही है, थोड़े दिनों में और पता चलेगा कि कितना कारगर ये बजट साबित होता है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया अगर वो आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com पे। आप वहां जाएंगे तो आपको नीचे अगर आप देखेंगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे, जैसे टॉप कोर्सेज हैं, आप उनको खोलेंगे तो आपको सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और फिर आप खोल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारा पेज खुल जाएगा, ये जो है हमारा IGKO का पेज है, ठीक है। IGKO का जब आप पेज खोलेंगे तो आपको इस तरह के IGKO के डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश का, फिर आपको मिलेगा मैथ्स का, फिर आपको मिलेगा केमिस्ट्री का, और फिर यहाँ पे आपको मिलता है किसका, यहाँ पे आपको मिलेगा GK का। अब GK में आप खोलेंगे, अब जैसे अपन ने बजट सत्र किया है तो आप चैप्टर वाइज पूरा जितना भी हमारे यहाँ IGKO में, या IGKO में नहीं बाकी भी मैग्नेट ब्रेन्स में जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, जो भी सिलेबस है, ये तो खैर हम बजट कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ जो भी हमारा सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज, बुक वाइज जितना भी होता है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर वो आपको मिल जाएगा, ऐप में भी मिल जाएगा। आप उसको जाके स्क्रोल कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज वो मैटर मिलेगा। और जैसे यहाँ पे IGKO की बात हो रही है, आप इस पे जाइए, आप स्क्रॉल कीजिए, आपको जैसे बजट का सत्र सुनना है जो हमने डिस्कशन किया है, आप खोलिए बजट का पूरा जो आपको, जो मैंने अभी वेबसाइट जो अभी हमने डिस्कशन किया है, वीडियो है, वो मिल जाएगा। जो भी पार्ट आप उसमें सुनना चाहते हैं आप उसमें सुनिए, रुकिए, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया है? आपको ये मालूम है कि हमारे वीडियोस कब आते हैं? हमारे वीडियोस आते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे हमारे 10, 1, 4 और 7 बजे हमारा स्लॉट है फिक्स। 7 बजे आपको मिलेगा IGKO का, ठीक है। उसमें आपको ऑलरेडी आपने अभी तक तो बेल आइकॉन वगैरह आप प्रेस कर चुके होंगे, सब कुछ आप कर चुके होंगे। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्या है, यूट्यूब पे आपका मालूम है 100% फ्री चैनल है, राइट। तो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर कोई भी जानकारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी उसको आपको ईजी वे में समझाने की। अब आज जो हमने बजट किया है ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उतना जितना हवा लोगों ने इसको बना के रखा है ना कि बजट 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 कि लोग समझ नहीं पाते, मुझे लगता है कि मैंने उसको बहुत आसान तरीके से शायद आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझाया जो लिखा हुआ था ना वो भी बहुत टेक्निकल था, बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जितना मोटी मोटी चीजें हम वो समझ जाएंगे एंड दैट इज इट, ठीक है। हमें सिर्फ कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि बजट में क्या चीजें बोली गई हैं, ओके। इसके अलावा बजट के अलावा एक और बात, ये तो बजट है, मैंने आपको डिस्कशन किया। कल एक बहुत बड़ी एक और न्यूज़ है, अभी आपको मालूम होगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय शोक चल रहा है,
है ना। 2 दिन का राष्ट्र शोक चल रहा है। किस लिए चल रहा है? क्योंकि कल लता मंगेशकर जी जो भारत रत्न थी और बहुत डिजर्वेडली भारत रत्न ही, हिंदुस्तान की सबसे, जिसको आप बोलते हैं कि उनको कहा जाता है भारतीय कोकिला बोला जाता है उनको कहा जाता है कि शी वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, शी वॉज द वॉइस ऑफ इंडिया, वो कल हमारे बीच नहीं रही। उनका निधन हो गया 92 की एज में, और उनके लिए भारत रत्न उनसे उनको नवाजा गया था। और कई लोग, कई हस्तियां इतनी बड़ी होती हैं कि शायद आप उनको कहते हैं कि वो कभी जाती नहीं। जैसे उनकी एक लाइन है, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे, राइट। तो उनकी आवाज़ तो खैर कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत निराशावादी जीव तो नहीं हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी पॉजिटिव भी नहीं हूँ कि मैं मानूँ कि लता मंगेशकर दूसरी हो सकती हैं। तो लता मंगेशकर जी नहीं रही हैं, उसके लिए राष्ट्रीय शोक चल रहा है भारत में। और राष्ट्रीय शोक क्या होता है ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी आप ये बजट का जो सत्र हमने किया है आप इसको पढ़िए, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल एंड बी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।